मैंने टेलीग्राम पे दिए हुए हैं 500 सब्जेक्ट के फ्री, उनको तो एटलीस्ट पढ़ लीजिए। 20-20 पेज 40 पेज ऐसे नोट्स हैं, बिल्कुल क्रिस्प एकदम कंसाइज नोट्स हैं, तो उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ के और जो कुछ सेशंस मैंने कराए हैं वो जरूर देखिए, काफी सेशंस आपको मिल जाएंगे। इस बार भी मैंने क्लासेस काफी ली हैं, बस पिछले कुछ टाइम में चीजें डिस्टर्ब रही। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, ये सब कहने की बातें बची नहीं है। ये जो पीडीएफ है विद आंसर्स, ये कल सुबह तक ही आपको लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल, 9 लाख प्लस लोग हम वहाँ जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ इस सेशन की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, और पेडागोजी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन इवन सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे, बट सीटेट को हम बिल्कुल टारगेट करके चल रहे हैं। ये सेशन शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ, क्योंकि बहुत दिनों से हमने ये सेशन लगा के रखा हुआ था बट हो नहीं पा रहा था तबियत की वजह से, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के आपके सामने आएगा। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली भी आए हुए हैं, अदरवाइज बहुत अच्छी कोशिश की गई है कि अच्छे क्वेश्चंस को पिक करके आपके सामने लाया जाए। चलिए बताएंगे क्या हुआ था अनन्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज, रचनावादी कक्षा है। रचनावादी, पूरा आपका सिलेबस रचनावाद पे बेस्ड है, चाहे वो एनसीएफ हो, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं रचनावाद के जिनको फॉलो करती है। रचनावाद बेसिकली बच्चा कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को एक्टिवली। रचनावादी भी हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो प्याजे हैं और दूसरे हैं वाइगोस्की। ये देखने में आसान लगेगा, इसमें गलती बहुत लोग करेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम है, यानी जहां ज्ञान की रचना होनी चाहिए, वो किस पे फोकस्ड होगा? एक्टिविटी यानी गतिविधि केंद्रित होगा, स्टूडेंट फोकस्ड यानी छात्र केंद्रित होगा, या क्वेश्चन फोकस्ड यानी प्रश्न केंद्रित होगा, या फिर टीचर फोकस्ड यानी शिक्षक पे केंद्रित होगा। अब आपको इतना तो पता है कि रचनावाद है तो टीचर पे फोकस्ड तो नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस्ड तो नहीं होगा, फिर या तो एक्टिविटी फोकस्ड है या स्टूडेंट फोकस्ड है। इसमें कई लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, और इसमें मैं देखना भी चाहूंगी कि आप लोग कितने परसेंट लोग ए और कितने परसेंट बी, यहां मैं देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, 47% लोग कह रहे हैं ये जवाब है, और 51% लोग कह रहे हैं ये जवाब है। बाकी के अदर्स इनको तो हम हटा ही देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए, ये सेशन आपकी पूरी तैयारी को एक साथ रिवाइज करा के और बिल्कुल आपको तैयार करा देगा सीडीपी में, खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बेसिकली जल्दी थोड़ी बहुत कर लेंगे। देखो आप लोग कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट फोकस्ड होना चाहिए, 47% लोग, गतिविधि केंद्रित होना चाहिए ऐसा 51% लोग कह रहे हैं। मैं भी बहुत बार आपको कहती हूं कि जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बढ़िया है, लेकिन यहां हमने गड़बड़ कर दी है। ये 51% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। एक्टिविटी फोकस्ड नहीं, क्लासरूम होगा स्टूडेंट फोकस्ड, ठीक है ना। क्लासरूम होगा स्टूडेंट फोकस्ड। अगर बच्चा फोकस्ड है, बच्चा फोकस में है, सेंटर में है बच्चा, तो एक्टिविटी अपने आप होगी, क्योंकि बच्चे का नेचर ही एक्टिविटी करना, ठीक है ना। तो छात्र केंद्रित क्लासरूम होगा, क्योंकि ये जो रचनावाद है ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन। एक क्वेश्चन और 2018 में इस तरह का आया था, इवन आई थिंक 19 या 18 में, और बहुत सारे टीचर्स ने गलत भी बताया था कि वो क्वेश्चन ये था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो एक्टिविटी सेंटर्ड क्लासरूम होती है या चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। तो उसमें भी लोगों ने एक्टिविटी सेंटर्ड कह दिया था, जबकि उसका जो सही आंसर था ऑफिशियली भी और वैसे भी जो होना चाहिए वो यही था कि स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए क्लासरूम। बच्चे को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बच्चे के हिसाब से एक्टिविटी प्लान होगी, ये नहीं है कि एक्टिविटी के हिसाब से बच्चा प्लान हो जाएगा। एक्टिविटी तो एक टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में भी होती है, समझ रहे हो। जहां टीचर की चल रही है, जो पारंपरिक क्लासरूम है टीचर सेंटर्ड, वहां पे भी एक्टिविटीज तो होती ही है। लेक्चर मेथड में भी कुछ तो एक्टिविटी आप करा सकते हो, अपनी मर्जी से टीचर एक्टिविटी करा सकता है, लेकिन क्या कोई भी एक्टिविटी फोकस में हो तो चल जाएगा? नहीं, बच्चे को सेंटर में रख के जो एक्टिविटी होगी वो सही जवाब है। अगर यहां स्टूडेंट फोकस्ड होता ही नहीं तो हमें मजबूरन एक्टिविटी के साथ जाना पड़ता। तो यहां पे जो जवाब है वो छात्र केंद्रित होगा, चाहे यहां पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लिखा होता, प्रोग्रेसिव एजुकेशन लिखा होता, कंस्ट्रक्टिविज्म लिखा है। बेसिकली बच्चा सेंटर में होगा और बच्चे के हिसाब से एक्टिविटीज होंगी। ऐसा नहीं है, एक्टिविटीज तो दोनों ही क्लास में होती हैं। तो यहां पे स्टूडेंट फोकस्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, चाहे यहां पे ऑप्शन आपका चाइल्ड सेंटर्ड कर देता ऊपर रचनावाद की जगह, ठीक है। और रचनावाद में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। एक तो रचनावाद क्या कहता है, बच्चे को रखो एक्टिव, लेकिन बच्चे के हित में प्लान करके चीजें, ये नहीं सिर्फ एक्टिव रखो कुछ भी कराते रहो, नहीं, स्टूडेंट को फोकस में रख के एक्टिविटी कराना है, ठीक।
आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो भी इसी पे बेस्ड है, या जो भी एनसीएफ है अभी 2023 में। अगर हम देखें यहां पे फोकस में तो इसको रखा ही जाएगा। अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लोग हैं, हम जनरली दो प्रकार के लोगों को, जो दो रचनावादी हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, एक है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी जो समाज के साथ मिलकर बच्चा जो है रचना करेगा ज्ञान की, ये कहते हैं, वो आप जानते हैं वाइगॉस्की हैं, है ना, सामाजिक रचनावादी। दूसरे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिनको हम उग्र रचनावादी कहते हैं, जो कहते हैं बच्चे की एक्टिविटी को सेंटर में रखो, समाज सेंटर में नहीं। तो ये प्याजे हैं। कौन है? प्याजे चचा या जीन प्याजे। तो ये ध्यान में हमें बात रखनी है कि रचनावादी कौन लोग, जो बच्चे को एक्टिविटी करके सिखाने पे फोकस करें कि बच्चा क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, लगेंगे हल्के और आप वहीं गिर जाएंगे, ठीक है, फिर उठा भी लेंगे, कोई बात नहीं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेजेस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे। और ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि बेतुके, बिल्कुल जो पेपर से जिनका कोई रिलेशन नहीं है, मैंने अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए डाल दी हूं, ये काम मैं नहीं करती हूं, और पेपर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाए उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से। जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही ढंग से मेल खाने वाली जोड़ी का चयन करना है। यानी जीन प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, जिन्होंने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस से उनको पता ही होगा, मैंने सिंपल आपको फंडा बताया हुआ है। SPCF ये हमारा निमोनिक है, शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए आप इसको। SPCF ये 4 स्टेजेस हैं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की, यानी प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है जी। अब सेंसरी मोटर स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कैन एंगेज इन मेक बिलीव प्ले, तो जन्म से 2 वर्ष में बच्चा मेक बिलीव प्ले होता है, बच्चे डॉक्टर खेलते हैं, अलग अलग रोल में आ जाते हैं। मेक बिलीव प्ले जो है वो आएगा आपका 2 से 7 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल में, ना कि सेंसरी मोटर में। हालांकि मैं देख लेती हूं कितने लोगों ने सही जवाब दिया, बताना एक बार। ठीक है, रुको, अच्छा यहां से जवाब देना है, अगर आप लोग भूल रहे हैं तो जवाब यहां से चूज कीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें ABCD लिखना था तुमको भी ऑप्शन में, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहां से जवाब दीजिएगा ध्यान में रख करके। अब देखो यहां पे बात समझते हैं, कहानी है क्या। अलग अलग जवाब सब अपनी मर्जी से दिए जा रहे हैं, कोई सही जवाब आ नहीं रहा। सेंसरी मोटर ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल में आता है। डॉक्टर खेलना या मेक बिलीव प्ले जो है वो प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज में, पहली में नहीं आएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी सजीव चिंतन, के बच्चे को लगता है अगर ये पेन गिरा है तो इसको भी चोट लगी होगी, यानी निर्जीव चीज भी सजीव है। मतलब उसको लगता है टेबल से चोट लगी है तो टेबल ने मारा है उसको। कहते नहीं चींटी मर गई, बच्चा गिर जाता है, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ यार चींटी भी मर गई, चलो। मतलब उसको लग रहा है कि निर्जीव चीज में भी जान है। एनिमिस्टिक थिंकिंग है उसकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट तो करेक्ट हो गया भाई। फिर आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। कैपेबल ऑफ यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स, क्या इस स्टेज में बच्चा सिंबल्स की जगह सिंबल्स को यूज करना सीख जाता है? इसी बार के पेपर में पूछा हुआ था इसी भाषा में, और आप लोग लुढ़क जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। कैपेबल ऑफ यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स, इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा, सिंबल को सिंबल की जगह रख करके देख पाएगा। अमूर्त चिंतन नहीं भाई, सिंबल्स यूज करना पहली बार सीख जाता है प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 में, लेकिन सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे रख के देखना वो 11+ ईयर्स में सीखेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए होता है, ये बात सही, यहां पे ये गलत हो गया है ना। यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स का मतलब है, क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था इस बार भी, अगर आपको याद हो तो मैं बता भी देती हूं, 1 मिनट रुकना, कि अगर हम बात करें यहां पर, देखना एक बार, अगर हम बात करें, मैं वो पेंसिल देख रही थी, यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल्स क्या होते हैं? ABCD या कुछ भी सिंबल हो सकता है भाई। सिंबल्स फॉर सिंबल्स में क्या होगा? लेट एक्स को मान लिया आपने किसी एक चीज की वैल्यू, ये है यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स। नहीं तो हम कॉन्क्रीट चीजों के लिए यूज करते हैं कि अच्छा इस रिमोट को बच्चे ने फोन की तरह मान लिया, सिंबॉलिक हो गया एक तरह से, ठीक। तो ये आपका 11+ ईयर्स में आती है ये एबिलिटी, यानी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, जो सामने नहीं है उस पर सोच पाना, ठीक।
तो यहां पे ये बात भी गलत हो गई। फिर बचता है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक, कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। तो ये जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन है, डिडक्टिव थिंकिंग यही आती है इंसान में। इंडक्टिव थिंकिंग पहली बार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगी, और भी मैं चीजें अभी बताऊंगी। तो फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो यहां पे सही हो गया। हाइपोथेटिकल थिंकिंग यही आएगी कि इंसान, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो भैया बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट लोगों में ये बहुत पाई जाती है कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया बहुत साल पहले कि भाई उस टाइम पे मंदी आने वाली थी, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत या साइंटिस्ट लोग हैं वो बहुत पहले से कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब हाइपोथेसिस, परिकल्पना कर पा रहे हैं और तब डिडक्टिव लॉजिक पे आ पा रहे हैं। तो फर्स्ट और ये बहुत हाईएस्ट लेवल है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमें यहां सही लग रहा है। दैट मींस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन कितने लोग दे रहे थे निशा, देखना जरा, 38% लोग, और ये भी इतनी कहानी मेरी बताने के बाद। तो एक तो आंसर यहां से चूज करना है, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ सही है, बाकी के दोनों यहां गलत हो जाएंगे। अच्छा, एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देती हूं फटाफट से। जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, ये मैंने पियाजे पे अलग से क्वेश्चंस इस बार भी कराए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट चीजें, जो चीजें सामने हैं उन पे लॉजिक आ जाता है, यानी जिन चीजों को टच और फील कर सकता है बच्चा, उनके बारे में लॉजिक आ जाएगा, है ना। अभी अमूर्त चिंतन नहीं आया कि जो सामने नहीं है उस पर भी सोच पाए। तो अगर हम देखें यहां तो कुछ चीजें हैं, सीसीएस की एबिलिटी आ जाती है, बहुत आता है पेपर में, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। सीसीएस बोले तो क्लासिफिकेशन, यानी चीजों की प्रॉपर्टी के आधार पर उनको विभाजित करना, कि अगर किसी चीज का कलर एक जैसा है तो ब्लैक चीजों को एक साथ, या फिर अगर कोई सर्कल है तो सर्कल को एक साथ, स्क्वायर है तो स्क्वायर को एक साथ, यानी क्लासिफाई कर पाना चीजों की विशेषताओं या फीचर्स के आधार पे, ये क्लासिफिकेशन की एबिलिटी आ जाएगी। और क्या आ जाता है भाई बताओ, कंजर्वेशन, संरक्षण। क्लासिफिकेशन को हम वर्गीकरण कहते हैं हिंदी में, कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, के अगर आप एक छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में भी पानी को पलट देंगे या किसी भी चीज को, तो वो बराबर ही रहेगा, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होता शेप और साइज बदलने से। चाहे मैं 200 ml पानी इस बॉटल में डालूं, इस ग्लास में डालूं, बराबर ही रहेगा, इसकी शेप चेंज होने से ग्लास और बॉटल में क्वांटिटी नहीं बदलेगी। ये चीज कंजर्वेशन है, जो कहां आती है, यही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है। फिर आता है सीरिएशन। सीरिएशन है छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में, किसी एक क्वालिटी के आधार पे आप लगा पा रहे हैं, जैसे अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम, जो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लगाते थे, ठीक है। ये बेसिक चीजें आ जाती हैं। इंडक्टिव रीजनिंग भी यहीं पे आ जाती है। इंडक्टिव क्या होती है, एग्जाम्पल टू रूल जाना। डिडक्टिव होती है रूल टू एग्जाम्पल जाना। इंडक्टिव रीजनिंग यानी पहली बार जो तर्क आता है, आगमनात्मक चिंतन, निगमन कहेंगे इसको, आगमन कहेंगे, निगमनात्मक नहीं, आगमनात्मक ही है। तो आगमन चिंतन जो है, आगमन तर्क जो है, वो यहीं पे आएगा पहली बार, ठीक। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इस स्टेज को लेके। ऐसे ही बाकी स्टेजेस की भी अपनी विशेषताएं हैं, उन पे भी हम धीरे धीरे आएंगे, एक समय पे इतना ही समझेंगे। चलिए आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। थोड़ा सा देखें, इसके बाद एक क्वेश्चन आसान लगाएंगे, कोई बात नहीं। देखो एक बार फटाफट से करो, बहुत बढ़िया। अभी आपका जब एडमिट कार्ड मुझे लगता है परसों आ जाएगा, 5 तारीख को, 2 दिन पहले आता है, फिर हम बात करेंगे उन चीज़ों पे, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं 5 तारीख को ही बात करूंगी। मृणालिनी, मतलब पास्ट में अगर आपने ले लिया जॉब तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब पूरी क्लास को मुझे रोकना पड़ेगा आपकी बात को समझने के लिए, तो अभी कुछ नहीं हो सकता। वो जो ऑर्डर है बीएड वालों के अगेंस्ट ही है। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें, या फेवर में नहीं है ये कह लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, सिंपल बात, ठीक। गिफ्टेड बच्चा, गिफ्टेड चाइल्ड, बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं। लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, नहीं भाई गिफ्टेड है तो उसकी तो क्षमताएं ज्यादा बेहतर होती हैं, तभी तो गिफ्टेड कह रहे हैं हम उसको। उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी याद रखने की क्षमता, उसकी चीजों को समझने की क्षमता, ये सब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है राहुल, धन्यवाद। तो राहुल केशरवानी फटाफट से बताओ, गिफ्टेड तभी तो कह रहे हैं जब उसमें कोई खास क्षमता है, उसके अंदर कुछ गिफ्टेड है, तभी तो हम उसको गिफ्टेड कह रहे हैं, मतलब
हमें मिला है ईश्वरीय शक्ति जैसा, ठीक। तो गिफ्टेड की अगर हम बात करें तो वो जल्दी से सीखता है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। बल्कि अगर आपने इनको अच्छे से या चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं दिए तो बोर हो जाएंगे ये बच्चे जो गिफ्टेड हैं। इनका मानसिक स्तर या मेंटल एबिलिटी ज्यादा है नॉर्मल से। 3 प्रकार के गिफ्टेड होते हैं, उसमें बाद में आएंगे, बट इनकी जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, कमिटमेंट ज्यादा होती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और क्रिएटिविटी इनकी जो है वो ज्यादा होती है, यानी कुछ नया करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये रेंजोली ने 3 लक्षण बताए थे गिफ्टेड बच्चों के। लर्निंग डिसेबल्ड यानी इसको कोई सीखने में समस्या है। लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, हो सकता है भाई। क्रिएटिव बच्चा तो कुछ ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालेगा, कुछ नया सोचेगा, नोवल सोचेगा। एडीएचडी वाला बच्चा है तो उसका ध्यान एक जगह पे नहीं टिकेगा, वो टेंडेंसी उसकी डिस्ट्रैक्ट होने की ज्यादा है। तो आपका जो लर्निंग डिसेबल्ड है वो इसमें डिसलेक्सिया हो सकता है कि उसको पढ़ने में फ्लुएंसी नहीं है। तो सिंपल है, गिफ्टेड फर्स्ट का हो गया फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ हो गया। फर्स्ट का फोर्थ कहीं दिख रहा है भाई, डी 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 है, ये एक ही जगह पे है, तो इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर देंगे। फिर आएंगे सेकंड पे, लर्निंग डिसेबल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड तो हम ए के साथ जा रहे हैं, तो ए यहां पर है, ठीक है जी, डी के बाद ए। फिर थर्ड ऑप्शन है क्रिएटिव का। क्रिएटिव जो है वो आपका ओरिजिनल थिंकर होगा, यानी यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आगे आपका एडीएचडी, तो यहां पे एडीएचडी वाले बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है, अटेंशन में कमी होती है उसके, तो उसको पार्ट्स में तोड़ के आपको चीजों को समझाना होता है। 30 मिनट का काम उसको एक साथ नहीं देते, 5-5 मिनट के 6 हिस्सों में तोड़ देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर टिक के बैठ नहीं पाता, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाला बच्चा, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये थोड़ा सा आसान लगना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे आप लोग। मिस यू मैम, सेम ईयर रागनी, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4, रेपिटेडली आस्किंग चिल्ड्रन। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक हर तरह का आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा पूरे सिलेबस में, और क्वेश्चन भी आपके बहुत तरह के बन जाएंगे, तो इसके बाहर फिर दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके तो। गॉड, देखिएगा फटाफट। एग्जाम के लिए डर लग रहा है, डर लगना एकदम नेचुरल बात है, लगता है, और आप मेहनत कीजिए, डर को साइड में रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड। यानी आप बच्चों को लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज करने को कह रहे हैं कि भैया कुछ सीख लो, पढ़ लो। क्यों? क्योंकि या तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी। या तो पापा कहेंगे कि तुम निकलो घर से, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, या शादी कर देंगे तुम्हारी, ये है पनिशमेंट। कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड भी हो सकता है शादी करना, बट पनिशमेंट हो गया जनरली। जैसी ठीक है, आते हैं, खैर इस बात को साइड रखेंगे। तो पनिशमेंट से बचने के लिए और रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको पढ़ाई करनी है, ऐसी चल रही है दुनिया। बट ये पेडागोजी के हिसाब से बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा क्या कहेंगे, बहुत ही विडंबना कह लीजिए इस चीज को, कि सारा सोसाइटी या बहुत सारी चीजें, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो पूरा फंक्शन ही ऐसे कर रही हैं चीजें, 1-2% लोगों को छोड़ दें तो, कि लोग मजबूरी में या नौकरी जरूरी है, वो सब रीजंस ज्यादा हैं हमारे, हमें घर की गरीबी मिटानी है, जरूरत है, ये सब चीजें, और वो पर्सनल जो इंटेंशन है या बहुत इंटरेस्ट है वो बहुत कम लोगों का है ना। तो लेकिन हमें स्कूल में बच्चे को उसका इंटरेस्ट से पढ़ाना है, ना कि पनिशमेंट के भय से या रिवॉर्ड के लालच में। बहुत अच्छी तबीयत है अनिल अभी पहले से। डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अभी बताऊंगी उसको। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है इससे, नहीं ये तो बाहरी ही है। बाहरी क्या है? जिसका रीजन बाहर हो। 2 तरह की मोटिवेशन है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल को ही तो प्रभावित करेगा, डिक्रीज क्यों करेगा? पनिशमेंट से बचने के लिए रिवॉर्ड आप पा रहे हो तो आप काम कर रहे हो, तो इसके साथ तो जा नहीं रही बात। इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा तो बनेगी नहीं, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे बढ़ेगी? बाहरी कारण से। आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए तो आपको सीखने में मजा आता है, कोई काम को करने में, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द जॉय ऑफ लर्निंग। ऐसे नहीं कि मेरे को अगर साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है तो मैं नहीं भी पढ़ा रही हूं तब भी पढ़ लूंगी, ठीक है ना। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स, यानी मास्टरी लर्निंग बेस्ट होती है। 3 प्रकार की ओरिएंटेशन होती है या गोल्स होते हैं एक तरह से, ये पेपर में पूछा जाता है हर बार, पिछली बार भी आया था, और ये मैंने आपको मैराथन में भी सबसे पहले बताया हुआ है। एक है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल्स, कि आपकी मोटिवेशन
किस रीजन से है। दूसरा है आपको ये चतुर है, वो 3 इडियट्स का चतुर याद कर लीजिए, जिसको फर्स्ट आना है, रट्टा लगाओ चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट आना है, ठीक। दूसरा है आपका फेलियर अवॉइडेंस, ये राजू रस्तोगी है, बस जिसको पास हो जाना है किसी भी तरह से, कहीं फेल ना हो जाऊं, 90 नंबर आ जाए सीटेट में। जिन्होंने लास्ट में पढ़ना शुरू किया होगा उनकी स्थिति ऐसी होगी कि फेलियर से बचना है बस, ठीक है ना। ये राजू रस्तोगी मान लीजिए 3 इडियट्स का, ठीक। बहुत साल से ये एग्जांपल्स में देती हूं, अब तो बहुत लोग यूज करने लग गए। फिर आता है मास्टरी ओरिएंटेशन, पारंगत बनना है आपको, मास्टर बनना है किसी चीज में, तो ये बेस्ट है मास्टरी ओरिएंटेशन, क्योंकि यहां पे ये रेंचो है, जो रणछोड़ दास छाछड़ जो भी उसमें दिखाया गया 3 इडियट में कैरेक्टर, एक्चुअल में भी वो एग्जिस्ट करते हैं लद्दाख में, तो ये सोनम वांगचू, तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन पे थे मूवी में पूरे, कि इनको सीखने में मजा आ रहा है, डिग्री मिल रही है नहीं मिल रही है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, तो ये बेस्ट है बच्चे के लिए कि उसको इंटरेस्ट आए सीखने में, वो मास्टरी के लिए, कि वो बेहतर कर पाए किसी चीज में। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और आता है हर बार, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। परफॉर्मेंस यानी परफॉर्म करना है, फर्स्ट आना है, कुछ भी करके, रट के आओ, पढ़ के आओ, जो करके आओ। फेलियर अवॉइडेंस है, बस फेलियर से बच जाऊं, तो जितने मान लीजिए सीटेट में 60% चाहिए और कैटेगरी में चाहिए आपके 55%, तो इतने आ जाएं बस, ठीक। ये है फेलियर अवॉइडेंस। मास्टरी ओरिएंटेशन है, मेरे को एक एक टॉपिक आता हो, मुझे जानना है सब कुछ, मुझे पूरा सिलेबस पढ़ना है, मुझे मजा आता है, ये है मास्टरी ओरिएंटेशन। नंबर जितने आएंगे अपने आप आ जाएंगे, तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन है, बेस्ट इसमें से मास्टरी ओरिएंटेशन है, ठीक। तो ये यहां पे फोकस करेगा मास्टरी ओरिएंटेशन पे, नहीं भाई, जब वो पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ रहा है तो कहां से मास्टरी पे ध्यान होगा, उसको तो बस किसी तरह से पास होना है ना, तो ये गड़बड़ है। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, यानी बच्चे के अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है इस चीज से, कि मेरा नेचुरल इंटरेस्ट किसमें है, इस पे मैं जान ही नहीं पाऊंगी कभी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मजा आ रहा है सीटेट के एक सब्जेक्ट में, तो मुझे टेंशन इस बात की मुझे मैथ्स भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है। तो अगर नेचुरल इंटरेस्ट इंसान नहीं जान पाएगा, क्योंकि पूरा ध्यान है बस फेलियर से बचना है, पनिशमेंट से बचना है, रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसमें जो आपके अंदर का नेचुरल, किस चीज में आप सच में अच्छा कर सकते थे, वो निकल के ही नहीं आ पाएगा, मौका ही नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक जो अभिरुचि या जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो पता ही नहीं लगेगा। इंटरनल का मोटिवेशन का तो तब पता लगेगा, आंतरिक का तो जब आपको पता तो हो आपका इंटरेस्ट किस में है। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से, ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप लोग गलतियां करेंगे, बताइएगा। सिर्फ वीडियोस से प्रिपेयर कर लिए, एक मैराथन भी देख लोगे तो भी 30 में से 30 आ जाएंगे, जो सीडीपी वाला मैराथन है, जो 3-4 मैराथन लिए हुए हैं ना जनवरी में, उससे पहले भी मैराथन लिए हुए हैं। रोल नंबर वगैरह फिल करने का टाइम मिल जाता है आफरीन, ना भी मिले अगर तो जितनी देर मिलेगी उसमें से 10 मिनट निकाल लेना, किसी और सब्जेक्ट में से वो काट लेना, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपसे पहले भी लाखों लोग एग्जाम दे रहे थे, अभी जनवरी में दिया था, मैंने दिया कितनी बार, और हो जाता है पेपर में, इनफ टाइम है अगर आप थोड़े से अवेयर हैं, प्रैक्टिस करके गए तो। ये डराने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। वो मीम वायरल हुआ था ना बीच में, लव यू मैम, यू आर द बेस्ट, थैंक यू हरिओम। बताइए फटाफट से बताइए अब। ओके, मैं बेटर हूं, लर्निंग हब तरुण तिवारी। चलिए फटाफट से 5th क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बातों में नहीं लगेंगे। अ टीचर आइडेंटिफाइज द डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल रीडिंग इंग्लिश प्रोज लाउडली, दिस मे बी कॉल्ड। एक शिक्षक हैं जो अंग्रेजी गद्य को, एक प्रोज पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ है इंग्लिश का, बच्चा वो पढ़ रहा है पैराग्राफ मान लीजिए, पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में यानी उसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, वो प्रोनाउंसिएशन को ही प्रोनाउंसिएशन बोलता है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक एग्जांपल है, दिमाग को, या दिमाग को तो दिमाग बोल देते हैं लोग हिंदी में, लेकिन इंग्लिश का है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको गलत हम बोलते ही हैं। एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है, इसे कहा जा सकता है क्या? यानी बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ रहा था, टीचर ने देखा कि उसको कहीं कहीं उच्चारण में दिक्कत है, तो ये क्या है? कठिनाई की पहचान हुई है। यहां पे कठिनाई की पहचान की है टीचर ने, कहां पे? पढ़ते समय। कितने % लोग दे रहे हैं जवाब? देखो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस के दौरान, पढ़ने के दौरान ही चल रही है ये प्रोसेस, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड ऑफ द टर्म, या जब लास्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं, लर्निंग के बाद की प्रक्रिया है। सबमेटिव असेसमेंट का हिस्सा हम इसको कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन का, जो जजमेंट के लिए होता है एक तरह से। यहां पे ये ड्यूरिंग द प्रोसेस है, जब पढ़ाई की प्रक्रिया वो पढ़ रहा है और डिफिकल्टी को देखा है,
तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो होने से रहा। ठीक, असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव इवैल्यूएशन ये होगा नहीं क्योंकि एसए का पार्ट है, तो डिफिकल्टी पहचानी है, तो डिफिकल्टी नहीं पहचानी जाती, समेटिव इवैल्यूएशन में सीधा बता दिया जाता है इतने % नंबर आए हैं, जैसे हाफ ईयरली या ईयरली टर्म एंड एग्जामिनेशंस। अब ऑप्शन 2 ही बचते हैं हमारे पास, या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। बताना सेकंड को कितने लोग कह रहे हैं? 31% लोग कह रहे हैं कि ये होगा, और फोर्थ को 49% लोग कह रहे हैं कि ये होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही क्लोज है ये जवाब अपने आप में, अगर बोर्ड का मन करे दोनों को सही मान लेगा। लेकिन यहां पे होना क्या चाहिए? होना चाहिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, और ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एक तरह से हिस्सा है असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही। लेकिन ये एग्जैक्टली यहां पे क्या हुआ है? डायग्नोज हुई है प्रॉब्लम। हालांकि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है इस इंटेंट से बनाई जाती है कि बच्चा जो है उसकी कमी को पता लगाया जा सके, उसमें समस्या है कहां। जैसे मान लीजिए मेरी तबीयत खराब रही, वीकनेस थी बहुत ज्यादा, तो मैंने टेस्ट कराया, रिपोर्ट्स में पता लग गया कि भैया आयरन 17 है, हीमोग्लोबिन 9 है, और ये चीजें हिली हुई हैं। ठीक, डायग्नोज हो गया, तो पहले पता करेंगे आप एज अ टीचर और फिर रेमेडी देंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमेशा रेमेडियल टीचिंग होती है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। डायग्नोसिस में क्या है? आप गैप्स का पता लगाते हैं, गड़बड़ हुई कहां, ठीक, दिक्कत है कहां। फिर अब 2 महीने बाद कल मैंने फिर से टेस्ट कराया, तो हीमोग्लोबिन एकदम 12.3, इतना हुआ नहीं है पिछले 14 सालों में। 14 साल, हाँ लगभग। मैं बुलंदशहर में थी जब ललिता प्रसाद में, वो वैसे होता था स्कूल में टेस्ट हमारा, वो लगा के पिन चुभ होके पता लगता था हीमोग्लोबिन। उसके बाद से आज तक 12.3 हुआ नहीं था, तो ये हो गया है। और जो 17 आयरन था वो हो गया 82। तो पार्टी वाला माहौल है मेरे दिमाग में, इसलिए मैं आपके सामने आ चुकी हूँ, है ना। थोड़ा वीकनेस है अभी भी, बट क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हैं। तो ये डायग्नोज हुआ है। कैसे हुआ है डायग्नोज? टेस्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, आ टीचर आइडेंटिफाइज द डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन, डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई किया गया है उच्चारण में, वाइल रीडिंग इंग्लिश प्रोज लाउडली, जब ये प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है। तो ये चल रही थी, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान ही होगा, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही पार्ट है। लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? दिस मे बी कॉल्ड, क्या कहेंगे इस चीज को जहां आपने पहचान की है? तो ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहलाएगी। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम चले जाते सेकंड के साथ। तो फोर्थ सही है, यहां पे ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। इसके बाद रेमेडी दी जाती है कि बच्चों को दोबारा एक्स्ट्रा क्लास देनी है या कहां, उसके पता आपको चलेगा किस क्षेत्र में दिक्कत है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से, निदानात्मक परीक्षण से। कोई कह रहा है ब्लड डोनेट कर दो, अरे बड़ी मुश्किल से 12.3 हुआ है, थोड़ा और बढ़ जाने दो फिर कर दूंगी, है ना, कर दूंगी। कोई कह रहा है 12 से ज्यादा है, साल भर में नहीं खाया मैंने उतना जितना 2 महीने में खाया है। देखो एक बार, कर देंगे। मैं तो कब से चाहती हूँ, होता ही नहीं है ज्यादा, तो कर नहीं पाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसे लोग को डोनेट कर देती हूँ, निशा ने पी लिया थोड़ा बहुत खून, तो देखो एक बार। कोई कह रहा है आप रिप्लाई नहीं देते मेरा, यार बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं देख, और मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देख रही हूँ पिछले इतने दिनों से। बीच अभी पिछले 3-4 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम वगैरह चेक किया, अदरवाइज तो मैं बहुत कम, जब मैं काम नहीं करती है, मतलब आपके साथ नहीं होती हूँ इंटरनेट पे, तो मैं इंटरनेट देखती नहीं हूँ। कुछ और देख लूंगी मैं, कोई मूवी देख ली, कुछ और देख लिया, बट ये जीमेल ये वो बहुत कम देखती हूँ। कोई बात नहीं मानसी, कौन सा अटेम्प्ट काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया से मेहनत करके दो। देखो एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, फिल द गैप अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के संबंध के बारे में सही गैप को भरना है। जीन पियाजे और वाइगोस्की इस चीज में अलग सोचते हैं। तो वाइल जीन पियाजे बिलीव्स डैश इन्फ्लुएंसेस डैश, तो जीन पियाजे क्या मानते हैं? कॉग्निशन लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है, यानी जो आपका संज्ञान है वो आपकी भाषा को प्रभावित करेगा। यानी जैसे जैसे बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, अपने आप से भाषा भी जो है उसकी वो डेवलप होनी शुरू होती है। ठीक लग रही है बात? या लैंग्वेज कॉग्निशन को, नहीं उल्टा हो जाएगा, वो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, उससे फिर वो कहते हैं पहले थॉट आता है और फिर लैंग्वेज आती है। और थॉट किसका पार्ट है? थिंकिंग किसका पार्ट है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कॉग्निशन का। समझ पा रही हो कितनी डीप बात हो गई, है ना, कि कॉग्निशन का पार्ट क्या है? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये किसका पार्ट है? कॉग्निशन का। तो हम यहां अगर थॉट लिखा होता तब भी बात वही थी, यहां कॉग्निशन लिखा है, इसका मतलब थिंकिंग के बाद लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, तो यहां पे हम ये मान सकते हैं। और कोई है ऑप्शन? एनवायरमेंट का कोई सेंस नहीं बनेगा, थॉट और हेरिडिटी नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन यहां लैंग्वेज होना चाहिए था फिर, तो ये कोई और ऑप्शन बन नहीं रहा। तो अगर मैं देखूं यहां पे कॉग्निशन, जीन पियाजे बिलीव्स कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज,
यानी जो थॉट है वो लैंग्वेज को प्रभावित करता है। लेव वाइगोस्की सजेस्ट दैट लैंग्वेज, जो भाषा है, वाइगोस्की कह रहे हैं कि जो भाषा है वो कॉग्निशन को डेवलप करती है, यानी लैंग्वेज क्या है, ग्रेटेस्ट टूल है संज्ञान के विकास के लिए। ऐसा वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज एक टूल है। फिर से समझ लीजिए, भाषा और विचार के संबंध में अगर हम देखें तो पियाजे का मानना है कि संज्ञान को प्रभावित करता है विचार, संज्ञान से आपकी भाषा प्रभावित हो रही है, ठीक है, और भाषा से संज्ञान डेवलप हो रहा है, ऐसा कौन कह रहा है, वाइगोस्की। संज्ञान क्या है भाई, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग यानी सोचना, चिंतन करना, जो है आपका तर्क करना, रीजनिंग करना, आपका इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, जितने भी काम दिमाग से संबंधित है, लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निशन के अंदर ही आती है। और दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, पियाजे और वाइगोस्की ने, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहां करेक्ट हो गया। अब लैंग्वेज एंड थॉट का थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं पियाजे और वाइगोस्की की भाषा में। अभी मत देना पोल, इस पे हम आएंगे 1 मिनट में। देखना एक बार, अगर मैं देखूं लैंग्वेज एंड थॉट का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। वो उसकी जो एक्ट्रेस थी हिना खान, उनको हो गया है कैंसर, अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी कुछ दिन पहले, ठीक। तो लैंग्वेज और थॉट, ये जब हम छोटे बच्चे थे तब एक सीरियल आया करता था, हमारे आसपास के लोग देखते थे। तो देख लीजिए एक बार, लैंग्वेज एंड थॉट का जो रिश्ता है क्या कहलाएगा, समझिए जरा। तो लैंग्वेज यानी भाषा, थॉट यानी विचार, आपको पता ही है, थिंकिंग एक तरह से। पियाजे कहते हैं, पियाजे और वाइगोस्की इस चीज में डिफर करते हैं या उनके विचार इसको लेकर के अलग हैं। पियाजे, वाइगोस्की दो रचनावादी लोग हैं। वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, समाज के साथ बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। पियाजे कहते हैं बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखेगा, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, ठीक। तो पियाजे कह रहे हैं थॉट कम्स फर्स्ट, या थॉट नॉट ओनली कम्स फर्स्ट, यानी विचार सिर्फ पहले नहीं आता। यानी जब मैंने इस पेन को देख करके पेन बोलना नहीं सीखा, तब भी मेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है इसके बारे में, वो विचार है। तो विचार पहले आया और विचार ने सुनिश्चित किया, प्रोसीड किया पहले तो लैंग्वेज को। थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, मतलब विचार ना केवल भाषा से पहले आता है बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करता है। यानी जब मैं बोल रही हूं भाषा, लैंग्वेज, उससे पहले मेरे दिमाग में विचार है, और विचार पहले आया क्योंकि किसी चीज को बोलने से पहले मैं सोचूंगी, और वो सोचना निर्धारित करेगा कि मैं क्या बोलूंगी। तो विचार ने निर्धारित किया कि लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है ना। ये पियाजे कह रहे हैं कि विचार पहले आएगा फिर भाषा आएगी, और विचार जो है भाषा को सुनिश्चित करेगा। वाइगोस्की इसका उल्टा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, है ना। पियाजे कह रहे हैं थॉट यानी कॉग्निशन डेवलप होगा आपका, जैसे जैसे आपका दिमाग डेवलप होगा, थॉट डेवलप होगा, आपकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी, ठीक। वाइगोस्की कह रहे हैं कि थॉट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी पैरेलली चलते हैं, समानांतर रूप से, एक समय के बाद मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज से दिमाग का विकास होगा, क्योंकि आपने भाषा सीखी, उस भाषा से आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो आपका दिमाग भी डेवलप होगा। हम कहते हैं ना जैसे लोगों में हम रहते हैं वैसे बन जाते हैं, कैसे, भाषा के माध्यम से। तो लैंग्वेज से कॉग्निशन डेवलप होता है, भाषा से दिमाग विकसित हो रहा है, संज्ञान विकसित हो रहा है, आपकी सोचना, समझना, सीखना, ये सारी चीजें विकसित हो रही हैं, ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं। पियाजे कह रहे हैं नहीं, कॉग्निशन से लैंग्वेज डेवलप हो रही है। समझ पा रहे हो ना अंतर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दोनों थॉट और लैंग्वेज को लेकर अलग सोचते हैं, बाकी बहुत सारी चीजों में सिमिलर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। अच्छा, पियाजे का आपको पता है वो हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, वाइगोस्की सोशल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। फटाफट से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। एक क्वेश्चन मिनिमम आता है और 2 भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, पहले अंडा आया कि मुर्गी, नहीं, इसमें पता लग जाएगा। ये थोड़ा सा हाँ कंफ्यूज तो करता है, बट समझ सकते हैं आप। लव फ्रॉम अंडमान, धन्यवाद निशा। आएंगे इस साल, घूमने का प्लान है, थोड़ी तबीयत अच्छी हो, काम करेंगे, थोड़ा घूमेंगे,
बहुत काम कर लिया सालों साल। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों को नजरअंदाज कर देते हैं, कि दूसरों का क्या इरादा है या इंटेंशन है, कि इंटेंशन, मान लीजिए मुझसे ये पेन गिरा, तो क्या मैं इसको गिराना चाहती थी या गलती से गिर गया, तो उनको इरादों इंटेंशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, पेन गिरा मैंने गलती की है, बात खत्म, ठीक, को नजरअंदाज करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान देते हैं कि भाई पेन गिर गया अगर, या ये ग्लास गिर गया मुझसे तो मम्मी बहुत डांटेंगी, वो चाहे आपकी गलती हो उसमें नहीं हो, इंटेंशन क्या है ये नहीं कोई समझेगा। ये कौन सी उम्र में होगा? पहली स्टेज में, जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कहते हैं, या कन्वेंशनल लेवल जिसको हम पारंपरिक स्तर कहते हैं। दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन, इंटेंशन पे ध्यान नहीं है, पीछे इंटेंट क्या है, ठीक है जी। चलिए आते हैं, इस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे फिर बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 8, जिनको भी ये सब चीजें बहुत डिटेल में चाहिए प्लीज मैराथन देख लो, 6 घंटे 6.5 घंटे की मैराथन है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे CDP मैराथन बाय हिमांशु सिंह, अभी जनवरी में ही कराई थी, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है तब से। एक सेशन देख के 30 आउट ऑफ 30 आराम से आ जाएंगे अगर ढंग से देख लोगे तो, और थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी गलत कौन सा ऑप्शन है, गलत को पहचानना है। फटाफट से बताइए। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों, जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने जब बुद्धि के सिद्धांतों की बात की है, बुद्धि के बारे में उन्होंने बात की है, तो कौन सी बात ऐसी है जो गार्डनर नहीं करते हैं, जो गार्डनर के विषय में गलत है, गार्डनर ने जो बात नहीं की है। तो हार्वर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन, और अभी भी हैं, थोड़े बहुत 90s में हैं, अपने 90 साल प्लस के हो गए। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है, पेपर में एक क्वेश्चन मिनिमम, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 भी आए हैं, ठीक है। खुशबू कुमारी सिन्हा, बहुत बढ़िया, आप लोगों का उत्साह अलग ही दिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI नाम का जो इनका सिद्धांत है, उसमें 8 प्रकार की बुद्धि है। इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक सिंगल चीज नहीं है, और कह रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कौन सी बात गलत है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखिए गार्डनर टेस्ट के खिलाफ बिल्कुल है, IQ टेस्ट के खिलाफ बिल्कुल है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के खिलाफ, बुद्धि के परीक्षण के खिलाफ है। एक तरह से बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से जांचा जा सकता है या बतलाया जा सकता है, ये बात गार्डनर नहीं कहते। ये बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था आपका क्वेश्चन में। तो ये बात तो सही लग रही है, इस पर समझेंगे क्यों गलत है। इंटेलिजेंस कॉम्प्राइजेस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, ये बातें आपको, बाकी की 3 बातें गार्डनर की थियरी के बारे में बताएंगी, इनको पढ़ना जरूरी है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती है, यानी कई प्रकार की इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस है। जैसे किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, यानी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होगी, किसी में स्पोर्ट्स को लेकर के काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी, दौड़ने भागने में बहुत अच्छा होगा, किसी के अंदर धुन बजाने की या म्यूजिक को लेकर के इंटेलिजेंस होगी तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। यानी कई प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है। तो इंडिपेंडेंट होती है स्वतंत्र रूप से, जरूरी नहीं है कोई गणित में खराब है तो जीवन में भी खराब होगा, कोई उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ भाई होता ही है, आपकी जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो फैक्टर है, यही 2 चीजें हैं, इसके अलावा तीसरी कोई चीज तो है नहीं। जो इंटरेक्शन है आपकी हेरिडिटी से, या तो कोई चीज मिली है आपको जीन्स से, या फिर एनवायरमेंट के साथ आपने अडॉप्ट की है जेनेटिक उसके इंटरेक्शन के बाद, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए खैर समझते हैं। पनिशमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है। शिवानी, इस चक्कर में सीटेट में पढ़ना नहीं है आपको, आपके बिल्कुल काम का नहीं है। पनिशमेंट यहाँ पे नेगेटिव ही है पूरे सीटेट के सिलेबस में, वो पॉजिटिव पनिशमेंट नेगेटिव पनिशमेंट आपके सिलेबस से बाहर की बातें, उन पे मत जाओ। और पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों से बचना है पूरे पेपर में, ध्यान रखना, ना तो रिवॉर्ड की तरफ लेके जाना है ना पनिशमेंट की तरफ बच्चे को, ठीक। देखना एक बार, इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। हाँ भाई, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, नहीं मतलब अच्छा, हाँ ठीक है, कि सही एनवायरनमेंट अगर आप दे रहे हैं स्टिमुलेटिंग, जहां बच्चों को मौके मिल रहे हैं डिबेट के, डिस्कशन के, बहुत सारी चीजों के, तो उसका बुद्धि का स्तर बेहतर होगा, सीख पाएगा वो चीजें, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब आपको यहां पे सिंपल पता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, एक तो ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात थी यहां पे कि इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है, वो भी एक्यूरेटली स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेके, तो नहीं हो सकता ये,
गार्डनर इसके खिलाफ हैं, ये बात सिंपल हमें याद रखनी है। दूसरा, बड़ी पॉपुलेशन के लिए ठीक है, मतलब इस पे नहीं आते हैं, फिर बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। ज्यादा मैं नहीं चाह रही हूँ कि बहुत इतना डीप में जाएं कि 2 दिन बाद आप भूल ही जाएं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन और तर्क। असर्शन क्या है? अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलसेंट्स जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स इज एक्सर्टेड बाय फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट। यानी किशोरों की जेंडर भूमिकाओं, यानी जो लैंगिक भूमिकाएं हैं व रूढ़िवादिताएं हैं, उनके प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। कि एडोलसेंट्स यानी टीनेजर्स, एक तरह से जो 13 to 19 की एज में हैं, है ना, या 12 से 18, या WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष के बीच एडोलसेंट्स, किशोर या किशोरी, ठीक। तो यहां पे बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर हो रहे होते हैं। इसको तनाव एवं तूफान का काल कहा है स्टैनली हॉल ने, है ना। साइकोलॉजिकल चेंज से लेके हर तरह के चेंजेस, हीरो वर्शिप, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे होती हैं एडोलसेंस में। मैक्सिमम दिमाग का विकास भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो जेंडर रोल कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कों को वैसा रहना चाहिए, ये सारी चीजें मीडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होती हैं। कि आपने देखा घड़ी, या कोई भी घड़ी छोड़ देते हैं, कोई भी एक डिटर्जेंट है मान लीजिए, तो उसके एड में बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं। या घर के सामान की अगर हम बात करें, किचन के यूटेंसिल्स हैं तो उसमें सिर्फ फीमेल्स ही आती हैं, है ना। टॉयलेट क्लीनर हैं तो उसमें भी फीमेल ही आ रही हैं। जो भी काम घर के, उन सब के एडवर्टीजमेंट में टीवी में सिर्फ फीमेल्स ही आती हैं। तो दिमाग में क्या बैठ जाएगा देखने वाले टीनेजर के कि भाई ये काम तो लड़कियों का होता है, मैं क्यों करूं। अगर कोई लड़का है 18 साल का, उसको कहा जाए बेटा खाना बना लो या ये किचन साफ कर दो, वो कहेगा मेरा काम थोड़ी है, तो मेरी बहन का काम है। कहां से इंस्पायर्ड है? ये मीडिया से। अगर मीडिया में ऑपोजिट भी दिखाया जाएगा, जो कि आज के समय में दिखाया जाता है कि किसी डिटर्जेंट के एड में सलमान खान आ रहे हैं, कोई और आ रहा है, या कोई हार्पिक के एड में मेल भी इंक्लूडेड हैं, तो वो क्या है, एक तरह से बैलेंस कर रहे हैं हम वहां पे चीजों को, ठीक है ना। और बढ़िया क्रैक हो जाएगा। अनिल, अगर प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आपके नंबर सही आ रहे हैं, पेपर में भी आपके नंबर सही आएंगे अगर आप ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं तो, ठीक है ना। मतलब प्रीवियस ईयर अगर लगा रहे हैं तो यहां पे हमें सिंपल ध्यान रखना है कि हाँ, जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स कि नहीं ये काम सिर्फ लड़कियों का, ये परंपरा जो हमें एक तरह की बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये फिल्म और एडवर्टीजमेंट से बहुत प्रभावित होती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जिस तरह की आप मूवीज देख रहे हैं, जिस तरह की आप चीजें कर रहे हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अगर देखें तो बचपन में छोटी थी, मैंने देखा आसपास उस टाइम पे वो तेरे नाम मूवी आई थी एक सलमान खान की, पता नहीं कितने लोग गांव में सेम हेयर स्टाइल फॉलो करने लग गए थे, या आज भी ये चीज होती ही है। और अगर हम बात करें आपकी अभी जो एनिमल मूवी आई थी, उस पर बहुत विवाद रहा। उसका एक रीजन यही है कि भाई जो टीनेजर है, जिसका दिमाग उतना अभी वो पक्का नहीं हुआ है, अपने आप में थोड़ा सा इधर उधर जाने की स्थिति है, तो लोगों के दिमाग को मूवीज इन्फ्लुएंस करती हैं। ये तो आपके बेंड्यूरा भी कहते हैं और कितनी थियरीज मिल जाएंगी। तो ये चीज सही है, बिल्कुल सही है कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे, ठीक। रीजन क्या है इसका? मीडिया इज अ पावरफुल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। यानी मीडिया क्या है? एक प्राइमरी एजेंसी है सामाजिकरण की। यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी। प्राइमरी एजेंसी नहीं है ये, प्राइमरी एजेंसी परिवार है, उसके बाद दुनिया देखते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी एजेंसी है, गौड़वाहक है। ये फॉल्स हो गया, ए सही था। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। सोशलाइजेशन पे एक ही क्वेश्चन आता है, सामाजिकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम समाज में रहना सीखते हैं, समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखते हैं, है ना। कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कोई घर पे आए तो पानी पूछना है, नमस्ते करनी है, ये सब हम सामाजिकरण से ही सीखते हैं। या कोई अगर किसी और धर्म से है तो वो कुछ और कहेगा, तो ये सब हम सामाजिकरण से सीखते हैं। और सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो भूमिका आती है वो आती है परिवार की। परिवार में भी सबसे पहले मदर की। तो सोशलाइजेशन में अगर हम कहें प्राइमरी, हालांकि जिम्मेदारी सभी की है, इसमें सिर्फ मदर की जिम्मेदारी नहीं है। सेकेंडरी यानी प्राथमिक वाहक सामाजिकरण की एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से सामाजिकरण या समाज में रहना सीख रहा है बच्चा। दूसरा है गौड़ वाहक, सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन और प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक क्वेश्चन आता ही है। फैमिली है प्राइमरी में, परिवार, और परिवार इसमें इमीडिएट फैमिली, या आप अगर एक बड़ी फैमिली में रहते हैं, नेबरहुड के भी लोग कई बार आ जाते हैं, डिपेंड करेगा। अगर फैमिली के साथ आया हुआ है तो प्राइमरी, अगर ऑप्शन में नेबरहुड स्कूल के साथ आया हुआ है तो सेकेंडरी। तो इतने दो चीजें, दो ऑप्शन यहां पे पक्के हैं। अगर स्कूल है तो सेकेंडरी में जाएगा, मीडिया है तो सेकेंडरी में जाएगा,
और अगर हम बात करें फैमिली की, नेबरहुड की, कई बार तो फैमिली हमेशा प्राइमरी में होगी, स्कूल हमेशा सेकेंडरी में होगा। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना एक बार 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है ये। इन अ क्लासरूम डिस्कशन, एक कक्षा में चर्चा हो रही है ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे चर्चा हो रही है। अ टीचर इज गिविंग मोर चांसेस टू बॉयज देन गर्ल्स। एक टीचर है जो लड़कों को ज्यादा चांस दे रहे हैं खेलने का क्रिकेट लड़कियों के मुकाबले, क्योंकि या चर्चा भी हो रही है, खेलने की तो बात बाद में आएगी, चर्चा हो रही है कि तुम बताओ क्रिकेट के बारे में। अच्छा, वर्ल्ड कप का मैच हुआ था तो लड़कियां और लड़के दोनों हैं, और आपने क्या किया कि एक टीचर हैं आप मान लीजिए, तो आप लड़कों को ज्यादा खड़ा कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे जवाब दे रहे दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी तो कल्चरली ऐसी चल रही हैं चीजें, वो स्टीरियोटाइप खत्म थोड़ी हो गया है। तो और टीचर फिर प्रभावित है कि नहीं लड़कों को खड़ा करो, इन्हीं को पता है क्रिकेट के बारे में, अगर ऐसा हो रहा है तब भी। तो एक टीचर जो है ज्यादा चांसेस दे रहे हैं चर्चा में अपनी बात कहने का लड़कों को क्रिकेट के मुद्दे पे, बजाय कि लड़कियों के, उनको कम चांसेस मिल रहे हैं। अगर 3 बार लड़कों को खड़ा किया गया है तो शायद लड़की को एक ही बार खड़ा किया गया होगा क्लास में से किसी एक गर्ल को। ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है, आपको बराबर चांसेस देने हैं। अगर आप किसी भी एक तरफ झुकेंगे, मुद्दा कोई भी हो, तो गड़बड़ होगी। तो ये क्या है, कॉम्बैट कर रहे हैं आप स्टीरियोटाइप को। स्टीरियोटाइप क्या है, जो चीजें चली आ रही हैं वो गलत हैं, सही है कि लड़के कमजोर होते हैं, सॉरी लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के बहुत ताकतवर होते हैं, या फिर लड़के रोते नहीं है, ये सब क्या है, स्टीरियोटाइप्स हैं। बस ठप्पा लग गया एक तरह से। तो आप कॉम्बैट कर रहे हैं, नहीं लड़ कहां रहे हैं आप इस रूढ़िवादिता से। लड़ना चाहिए एज अ टीचर आपको, बट नहीं। पार्टिसिपेटिंग जेंडर बायसनेस, यानी सॉरी प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं या एक तरफ झुके हुए हैं। बायसनेस में स्टीरियोटाइप आ जाता है कई बार क्योंकि आप दोनों में से किसी एक तरफ झुके हुए हैं, तो आप बायस्ड हैं लड़कों के प्रति कि उनको ज्यादा मौके दे रहे हैं, तो आप तो स्टीरियोटाइप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात सही है। एंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, बराबरी कहां देख रहे हैं आप, यहाँ स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं। कहां ब्रेक कर रहे हैं, आप कहते कि हम लड़कियों को ज्यादा मौका देंगे इसमें, तो एक बार को हम कह सकते थे, हालांकि इस चीज में दोनों को मौका मिलना चाहिए था। तो प्रैक्टिसिंग जेंडर बायसनेस, आप लैंगिक पूर्वाग्रहों को देखो, यहां पे स्टीरियोटाइप और बायसनेस एक साथ नहीं दिखेगा आपको, तो आप तो बायसनेस को, अगर यहां स्टीरियोटाइप होता तो वो भी सही हो जाता, दोनों एक साथ नहीं देगा क्योंकि बेकार में आपसे पंगे थोड़ी, दुश्मनी थोड़ी एग्जामिनर की आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि पूजा आई है पेपर देने, इन्हीं को फेल करना है, ऐसा थोड़ी होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कई बार हम पेपर से पहले इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, हाय रे पेपर में ये नहीं मैम, ये ऑप्शन नहीं, ऐसे नहीं हो गया, ऐसे हो गया, तो भाई जबरदस्ती थोड़ी कर लेगा, जैसे हो सकता है तो मैं बताऊंगी साथ में, ठीक है ना। स्टीरियोटाइप से बचना है आपको एज अ टीचर, जेंडर सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाना है, ब्रेक करना है स्टीरियोटाइप को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बिफोर स्टार्टिंग टू टीच अ न्यू टॉपिक। और स्टीरियोटाइप बहुत प्रकार का हो सकता है, किसी जाति धर्म के आधार पे भी आप स्टीरियोटाइप करके रह सकते हैं, इस फलानी जाति के लोग ऐसे होते हैं तो टीचर होकर आप ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं, या फिर आप लड़के और लड़कियों के इसमें वो जेंडर स्टीरियोटाइप हो सकता है, सोशल स्टीरियोटाइप हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी स्टीरियोटाइप हो सकता है। स्टीरियोटाइप वो चीजें एक तरह की कुरीतियां कहेंगे हम, जो चली आ रही हैं, बस चाहे वो सही है नहीं है, उसमें लॉजिक है नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बिफोर स्टार्टिंग टू टीच अ न्यू टॉपिक, किसी नए विषय को पढ़ाना शुरू करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो, एक शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है जब आप नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक, मान लीजिए नाउन है, पहली बार पढ़ा रहे हैं आप क्लास में, किसी ने आज से पहले नाउन नहीं पढ़ा, या इस मतलब आपके सिलेबस में नहीं आया, संज्ञा पढ़ा रहे हैं आप पहली बार, क्या जरूरी होगा, वॉट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, जो वो पहले से जानते हैं, जो उनका पूर्व ज्ञान है, कुछ तो पता होगा उनको, हाँ भाई जरूरी है। ओल्ड नॉलेज से आपको न्यू नॉलेज को कनेक्ट करना है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को। कॉमनली हेल्ड मिसकॉन्सेप्शंस, कई बार आमतौर पर गलत फहमियां होती हैं बच्चों के दिमाग में, किसी टॉपिक को लेकर कहीं सुन लिया कुछ, तो उसको उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्री रिक्वेस्टेड टू लर्न द टॉपिक, कुछ पूर्व शर्तें होंगी कि इतना तो पता हो आपको, तब जाकर के आप पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो 6th क्लास का, तब 7th में पढ़ा पाएंगे। हाँ, आपको ये भी पता हो कि क्या शर्तें हैं, क्या जरूरी है, जो बच्चों को पहले से पता होना चाहिए। प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, कुछ बच्चे अकेले सीखना पसंद करते हैं, कुछ ग्रुप में, कुछ बच्चे देख के अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन करके अच्छा सीखते हैं। 3 प्रकार की लर्निंग स्टाइल जनरली हम देखते हैं कि बच्चे विजुअली, यानी उनको पिक्चर दिखा दो आप, यानी फोटो या कोई भी वीडियो, तो जल्दी सीख जाएंगे। 65% लोग या लर्नर्स जो हैं वो विजुअली ही जल्दी सीखते हैं, ठीक। फिर ऑडिटरी होते हैं जो सुन करके सीखते हैं, तो 30% के करीब लोग सुन करके सीखते हैं, ठीक।
फिर आ जाते हैं आपके काइनेस्थेटिक लर्नर्स, ये होते हैं कुछ, ये 35% के करीब होगा, और ये फिर बाकी बचे हुए आपके लोग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर बच्चे को आपको केटर करना है, आपको चीजें दिखानी भी हैं, सुनानी भी हैं, 70 तरीके हैं, ठीक। तो लर्निंग स्टाइल्स बच्चों के केटर करने, किसी को जल्दी समझ आएगा, किसी को देर में, तो ये चारों ही बातें यहाँ सही हो जाएंगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ने सुपर चैट में, खुशबू कुमारी सिन्हा ने, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस करिकुलम, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, प्लीज एक्सप्लेन मैम, टू कंफ्यूज इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिएगा बहुत सारी किताबों में भी आंसर्स गलत होते हैं कई बार। तो चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल या फिर इन डिफरेंट कल्चर्स, ये बात एकदम सही है। तो चाइल्डहुड यूनिवर्सल नहीं हो गया इस केस में। इस केस में स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड यूनिवर्सल हैं, कि पहले बच्चा जो है जन्म से 2 वर्ष में आएगा तो वो इन्फेंसी में होगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, ये स्टेजेस हैं। स्टेजेस सार्वभौमिक है, दुनिया के हर एक देश में सेम होंगी, हर एक कल्चर में सेम होंगी अगर स्टेजेस किसी ने दी हैं। तो स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल, स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड ध्यान से समझना। और दूसरा क्वेश्चन भी आई थिंक आपने इसी में डाल दिया है, हाँ यही पूछ रहे हो मतलब आप, कि यूनिवर्सल है कि नहीं है डेवलपमेंट, समझते हैं इसको। 1 मिनट रुकना, अभी समझा देती हूँ क्लियरली। स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड यूनिवर्सल है ये कहना गलत हो जाएगा। स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड यूनिवर्सल है, यानी दुनिया का हर बच्चा, चाहे वो कजाकिस्तान का बच्चा हो, श्रीलंका का बच्चा हो, वेस्ट इंडीज का बच्चा हो, साउथ अफ्रीका का बच्चा हो, मैच देखा है मैंने वर्ल्ड कप का, तो ये सब बातें आ रही मेरे दिमाग में, है ना, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, स्टेज जो है सेम रहेगी। 12 से 18 वर्ष का बच्चा एडोलेसेंस में है तो एडोलेसेंस में है, किशोरावस्था में है। 2 से 12 वर्ष में अगर बच्चा चाइल्डहुड में है, अर्ली और लेटर दोनों को मिला दे तो वो सबके लिए सेम है दुनिया में, इसलिए यूनिवर्सल हो गया स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड जो है। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड यानी जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड संप्रत्यय, ये डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से। अलग अलग कल्चर में बचपन का जो संप्रत्यय है वो अलग है। कैसे? आपके घर का 6 साल का बच्चा, उसको दूध हाथ में मिलता है, पापा स्कूल छोड़ करके आते हैं या बस आती है, वैन आती है, व्हाटएवर। एक बच्चा जो रोड पे बलून बेच रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं है, बस में भी खुद भाग के चढ़ जाता है, 70 चीजें, शाम को घर पे खाना भी लेके जाएगा, कभी स्कूल में कोई किसी एनजीओ के थ्रू मौका मिल पाया, पढ़ पाए, नहीं तो नहीं भी होता। जबकि उसकी उम्र भी 6 साल है, आपके बच्चे की भी। लेकिन क्या बचपन सेम तरह से एक्सपीरियंस हो पा रहा है? चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चर्स। ये तो मैंने आपको सेम कल्चर में एग्जाम्पल दे दिया। और डिफरेंट कल्चर्स में कहीं पे अगर हम जैसे ये बहुत आपको एनआईएस की किताबों में मिल जाएगा कि इवन प्यूबर्टी को लेके, कि फीमेल्स में जो गर्ल चाइल्ड है, मान लीजिए जब वो प्यूबर्टी हिट कर रही है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे कई जगह पे सेलिब्रेशन है, कई जगह पे उस चीज को थोड़ा शेम की तरह देखेंगे, या ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से चाइल्डहुड को देखा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड जो है यूनिवर्सल है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड अलग अलग कल्चर में ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों के हिसाब से है, रचनावादी लोग जैसे वाइगॉस्की हैं, इस तरह के लोग जो कल्चर को या सोसाइटी को बहुत महत्व देते हैं। जो अगर आप सिर्फ नंबर्स के हिसाब से देखेंगे, स्टेजेस के हिसाब से, तो यूनिवर्सल है। या जो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैं वो यूनिवर्सल हैं, जो विकास के सिद्धांत हैं वो दुनिया में सेम है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा दौड़ना सीख जाएगा बाद में चलना सीखेगा, सेम है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आपसे पूछे कि डिफरेंटली अलग अलग कल्चर में बच्चा अलग अलग एक्सपीरियंस करता है चाइल्डहुड को समकालीन विचारकों के अनुसार, यानी कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट के अनुसार, तो बिल्कुल ऐसा है। लेकिन स्टेजेस यूनिवर्सल हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। चाइल्डहुड को या किसी स्टेज को एक्सपीरियंस अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, वो सबके लिए सेम नहीं है। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखें। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसमें बहुत लोग फंसते हैं, इवन बुक्स से लेके टीचर्स तक बहुत गलती करते हैं इसमें। और ये मैंने प्रीवियसली कराया हुआ है, आप मैराथन भी देखेंगे तो उसमें शायद मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड नॉट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे आ जाएगी 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए इस उम्र के बच्चों के लिए, फटाफट से बताएंगे। गिव सीरिएशन टास्क। सीरिएशन टास्क, सीरिएशन तो आ ही जाता है, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाना, तो ये तो करना चाहिए। गिव कॉन्क्रीट रिसोर्सेज, जिनको टच फील किया जा सके,
बिल्कुल करना चाहिए। गिव प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्त चिंतन अभी नहीं आया बच्चे में, वो आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में, इसके अगली स्टेज में 11+ ईयर्स पे। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। क्लासिफिकेशन की आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, क्योंकि ये चीज इसमें आ जाती है। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, ये नेक्स्ट स्टेज में आएगा, इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना एक बार और बताना फटाफट से कि क्या सही है। थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, हम बहुत स्लो चल रहे हैं। करंट साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ इमोशन कॉन्सेप्चुलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस। एक क्वेश्चन आता ही है कॉग्निशन और इमोशन पे, मैंने एक एक टॉपिक को सिलेबस से उठाया है, उसके क्वेश्चंस को लिया है, तो पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। आकाश, एक बार आप मेल कर दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी हालत उतनी ख़राब नहीं हो रही है ये सेशन लेते हुए, जबकि 50 मिनट हो ही गए। जितनी मैंने पिछले 2 महीने में 3, 4, 5 बार ट्राई किया है और मेरी बैंड बज जाती है, मैं क्लास लेने आती थी, तो अब तबीयत सुधर रही है, ये पता लग रहा है इस बात से। बट आपका एग्ज़ाम इस बार गॉड, देखिए एक बार बताइएगा, रीड प्लस पे के लिए बताएंगे। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिन पे चिंतन करने का मौका मिले आपको। सीटेट एग्जाम पोस्टपोन हो गया, जस्ट अभी न्यूज़ है यार, ये बकवास है ये सब, कैसी बातें करते हो यार, फालतू में लोगों को परेशान करते हो, वो लर्नर्स जो मेहनत कर रहे हैं रात और दिन। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि पेपर पोस्टपोन हो गया हो ऐसे अचानक से, ठीक है ना। एक बार शायद हुआ है, वो भी वैसे कि ऑनलाइन या कुछ तो था, ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। और ऐसे आउट ऑफ नोवेयर नहीं होता इतना, सीटेट रोज रोज बदलाव नहीं करता, टाइम पे रिजल्ट देता है, टाइम पे एडमिट कार्ड आएगा, टाइम पे सारी चीजें होंगी। देखना एक बार, करंट साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ इमोशन। देखना कॉग्निशन और इमोशन का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी हमने थॉट और लैंग्वेज को लेके भी सेम बात की थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आता ही है 100% हर बार। कॉग्निशन और दूसरी तरफ है इमोशन, यानी दिल और दिमाग की लड़ाई कह सकते हो आप इसको, जो टीवी सीरियल्स में आप देखते हो, ठीक है ना। वो ऑल्टर ईगो आ जाती है एक शीशे में से निकल के, है ना, मिरर में से, अरे तेरे को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आप इसको उस तरह से ले सकते हो। संज्ञान व संवेग यानी इमोशंस, आपकी भावनाएं आपकी, ठीक है जी। तो अगर मैं कॉग्निशन की बात करूं तो कॉग्निशन क्या है, आपका दिमाग। दिमाग क्या है, थिंकिंग, रीजनिंग, जो भी काम दिमाग से होते हैं, जो आपने पढ़ा है पियाजे की थ्योरी में, वही हर जगह काम आएगा। इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, है ना, इमेजिनेशन जो भी है, ठीक। लैंग्वेज भी इसी का पार्ट है। ये है कॉग्निशन। क्या आपका दिमाग आपकी इमोशंस, हाउ डू यू फील, यानी फियर, एंगर, लव, ये 3 इमोशन बताए हैं जेबी वॉटसन ने, पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये जन्म से होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या रिश्ता है इनका, तो देखिए सिर्फ एक व्यक्ति हैं ज़ेज़ोंग, उनका नाम क्या है, ज़ेज़ोंग, ये इतना सा ही टॉपिक है ज़ेज़ोंग। अगर इनका नाम आए तो ये इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को प्रभावित ऐसा सच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम माने तो हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप पेपर में ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कई बार आप होते हैं ना, हम कहते हैं बहुत एंग्जाइटी या बहुत एंग्शियस थे आप, फियर था बहुत ज्यादा, तो जितना आता है उतना भी नहीं कर पाता इंसान कई बार। तो इसका मतलब इमोशंस आपके कॉग्निशन को, आपके दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, नहीं यार बहुत करके आऊंगा पेपर, देखते हैं क्या होगा, तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। इंग्लिश ट्रांसलेटेड क्वेश्चन है, हाउ टू टैकल दिस। मैंने कुछ सेशंस लिए हैं तेजवीर हिंदी पेडागोजी को लेकर के, प्लीज आप वो देख लीजिए। और दूसरा जो मैराथन ली थी जनवरी वाली हिंदी पेडागोजी की, मैं समझती हूँ हिंदी पेडागोजी के साथ इन्होंने बहुत मजाक करके रखा हुआ है, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है सीधा इंग्लिश से ट्रांसलेट कर देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश पेडागोजी का भी आपको आइडिया होता है तो ठीक रहता है। चलिए खैर, अब तो देखिएगा, तो कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड है, सिंपल बात, इंडिपेंडेंट है नहीं। जब तक ज़ेज़ोंग नहीं लिखा, व्यक्ति हैं ज़ेज़ोंग, जब तक इनका नाम नहीं लिखा तब तक आप इंडिपेंडेंट है ये नहीं कहेंगे। अगर पूछे अकॉर्डिंग टू ज़ेज़ोंग तो कहेंगे इंडिपेंडेंट है, 2018 में पूछा जा चुका है। ओनली कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस, ऐसा कोई नहीं कहता कि सिर्फ कॉग्निशन इन्फ्लुएंस करता है, यानी सिर्फ दिमाग को दिल इन्फ्लुएंस करेगा, दिल को दिमाग, दोनों एक दूसरे को करते हैं। तो इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, जैसे घर में 2 बहन भाई हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पोक करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, जनरली एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इंटरट्वाइंड है, इंटरवोवन है, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं।
ठीक है, इंटरवोवन है, ठीक, इंटर रिलेटेड है अगर और तीसरी भाषा में कहूं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा एक ही है, शब्द अलग है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, द स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग देम इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। ये ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो जनरली आपके सिलेबस में है नहीं, बट ये पूछ लिया गया है कई बार, है ना, मतलब इनडायरेक्टली है, ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। कि आप स्ट्रेटेजी है एक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, आपने लेटर्स, मान लीजिए लेटर्स, इसको ऐसे भी पूछा जा चुका है कई बार कि मान लीजिए एक फोन नंबर है ना, फोन नंबर है 9599161025, ये लेट्स लर्न का नंबर है, जनरली ऑफ रहता है, बट कई लोग व्हाट्सएप पे हमें जब जरूरत पड़ती है पेपर वगैरह में तो हम कहते हैं आपको कि ये भेज देना, जैसे अभी आप पेपर देके आओगे जिस दिन, तो पेपर 1 और पेपर 2 इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, स्कैन करके साफ सुथरा, तो मैं आंसर की भी बना ही दूंगी। और मेरी कोशिश है कि परसों हम लोग मिलेंगे, पेपर कैसे सॉल्व करना है, कई सारे नंबर आपके बच जाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब 995, ठीक है। अब ये जो नंबर है 10 अंकों की संख्या है, लेटर्स हैं एक तरह से, इनको याद करना है कैसे, ग्रुपिंग इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स। अब मीनिंगफुल पता नहीं कितने होंगे आपके लिए, नहीं, बट आपने ग्रुप कर लिया 3-3 या 4-4 की, 9599, फिर 161025, 3 भागों में डिवाइड कर लिया, इसको चंकिंग कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, चंकिंग कहते हैं। मेटाकॉग्निशन है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, रिव्यू करना, प्लान करना, उसको आपकी जो थॉट है उसको आप रिव्यू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो पूरा आपकी थिंकिंग से या कॉग्निशन से रिलेटेड है, कॉग्निशन के बियॉन्ड जाना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस। तो आप चाहे एक फोन नंबर को टुकड़ों में तोड़ के याद कर रहे हैं तो ये चंकिंग है, चंक्स बना लिए बेसिकली आपने। वो सोया चंक्स आते हैं ना, घर पे कभी मम्मी ने बनाए होंगे आपके, या आपने खुद बनाए होंगे, पापा ने बनाए होंगे, मैं क्यों कहूँ सिर्फ मम्मी बनाएंगी, नहीं तो हम भी स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहे हैं फिर, ठीक है ना। हालांकि ज्यादातर घरों में सच्चाई यही है अभी भी, लेकिन फिर भी ये ऐसा थोड़ी कि यही होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो वो सोया चंक्स आते हैं, वो सोयाबीन वाले छोटे छोटे चंक्स होते हैं, उसके चंक्स का मतलब ये टुकड़ों में तोड़ दिया आपने, तो उसी तरह से वही चंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेना एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 देखना फटाफट से। फॉर्मुलेटिंग न्यू क्लैरिफिकेशंस गिविंग गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न रूल्स टू अचीव अ गोल एंड इवेल्युएटिंग द आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ। फटाफट से बताओ, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना, यानी जो आपको आता है उसका और थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पहुंचना, ठीक। क्या कर रहे हैं आप, कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, उसकी प्राप्ति के लिए, ठीक। मान लीजिए आपको 120 नंबर लाने हैं सीटेट में, 130 नंबर लाने हैं, व्हाटएवर, ठीक, को प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग के परे जाना, कि जितना सिर्फ याद कर लिया वही नहीं, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके भी आप एक नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे पूछा जा सकता है, ठीक। स्पष्टीकरण तैयार कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन, और परिणामों का मूल्यांकन करना इसका महत्वपूर्ण भाग है, कि जब आप मान लीजिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर एनालाइज भी कर रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं गड़बड़ कहाँ है, किस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, और भी सारी चीजें आप यहाँ कर रहे हैं। 120 आपका लक्ष्य है, कैसे लाएंगे इस पे फोकस कर रहे हैं आप, क्या है ये, इसमें मेटाकॉग्निशन भी लग रहा है, यानी आप थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग जा रहे हैं। और मेटाकॉग्निशन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है यहाँ, नहीं तो ये मेटाकॉग्निशन का भी अगर क्वेश्चन बनता तो सेम ऑप्शन में अगर मेटाकॉग्निशन दे देता सही हो जाता, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेटाकॉग्निशन लगता है एट टाइम्स। अगर कोई मुश्किल प्रॉब्लम है तो उसमें थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आपको जाना पड़ेगा, थिंकिंग के बियॉन्ड। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक समस्या को का समाधान ढूंढ रहे हैं आप, इसलिए आप चीजों के परे जा रहे हैं। चलिएगा, खैर ये मिसकॉन्सेप्शन तो गलत अवधारणाएं होती हैं, एसिमुलेशन है, आपने ऐड कर लिया चीजों को, जैसे प्याजे के केस में आपने मान लिया कि ये बिल्ली है, ये है। रोट मेमोराइजेशन अगेन रटना हो गया, उसकी बात यहाँ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही स्लो चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, अब इसको थोड़ा सा टेस्ट की फॉर्मेट में ले लेते हैं, जल्दी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मतलब उतना भी जल्दी नहीं कि समझना है। Children often form alternative concepts and misconceptions about different resolutions. Which of the following statements is not correct in this context? बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं या फिर भ्रांतियां बना लेते हैं। कि भाई बच्चे ने देखा हरे रंग का पानी तो उसको पता है भाई ग्रीन कलर का होता है पानी, जबकि वाटर इज कलरलेस। टीचर ने पढ़ाया क्लास में कि बेटा पानी का कोई रंग नहीं होता। अब वो कहेगा नहीं मैंने तो हरे रंग का पानी भी देखा है तालाब में,
या स्विमिंग पूल में, तालाब में मैंने हरे रंग का देखा है, ब्लू कलर का स्विमिंग पूल में देखा है, मैं अपने नाना के यहाँ गया था, नानी के यहाँ गया था, बुआ के यहाँ गया था, वॉटेवर, और मैंने तो मुंबई में स्विमिंग पूल देखा था मैम। एक बच्चा है मान लीजिए जो गांव में रहता है, उसमें तो मैंने ब्लू कलर का पानी भी देखा था। तो अब बच्चे की ये भ्रांति है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे एक मिसकॉन्सेप्शन बन गया है जो साइंटिफिकली सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है, बट उसके अनुभव के आधार पे बना है। तो इसको डिस्कशन करके ठीक कराना होता है, चैलेंज करके। ऐसा नहीं है कि ये कहें कि गलत बना ही नहीं सकता बच्चा, भाई बनाएगा वो अपने आधार, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के, एक तो मिसकॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं, या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं कि बच्चा इस तरह से भी ऑल्टरनेटिवली सोच सकता है, वैकल्पिक तरीके से सोच सकता है कि इसका उसका सोचने का नजरिया डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो जैसे एक बच्चा है, जो वो क्वेश्चन नहीं था कि एक बच्चा है जिसको लगता है उसके पापा रोज मदर डेयरी से दूध लेकर के आते हैं, तो उसको लगता है मदर डेयरी पे बनता है दूध। तो ये नाइव कॉन्सेप्शन है, लॉजिकली सही नहीं है, साइंटिफिकली सही नहीं है, बट उसके अनुभव के आधार पर उसने वो एक ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक अवधारणा, एक वैकल्पिक कॉन्सेप्ट बना लिया है। तो इसको आपको प्रमोट तो नहीं करना होता, डिस्कशन करके खत्म या ठीक कराना होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहें कि बनाए ही ना बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर से पैर वाला क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन वही है आज के सेशन में, देख के जाना आराम से। ठीक, तो नॉट करेक्ट, बताइए क्या करेक्ट नहीं है। द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस इज वेरी नेचुरल इन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। कई बार एडल्ट्स में भी गलत अवधारणाएं बन जाती हैं। आपने कोई गलत वीडियो देख लिया, कोई आजकल तो इतनी फेक न्यूज वगैरह है, वो सब देख लिया, तो आपको लगेगा सब कुछ गलत ही हो रहा है दुनिया में। ठीक, तो ये होता है, नेचुरल है। अ टीचर शुड, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर बन सकती है गलत अवधारणाएं। अ टीचर शुड स्ट्रांगली डिस्करेज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए कि जो भी बच्चे ने किए उनको डिस्करेज कर दो। भाई वो तो बन सकते हैं ना, क्यों करोगे ऐसा। चलो बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस आर नॉट ऑलवेज अनफाउंडेड बट रेदर रिफ्लेक्ट चिल्ड्रंस इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, कि वो इंट्यूटिवली, सहज रूप से जो भी उन्हें दिखता है कैसे वो सीखते हैं, ये बताती हैं ये ऑल्टरनेटिव अवधारणाएं। बिल्कुल सही बात है, हमको तो गलत चाहिए। Our teacher should definitely look into these alternative concepts and misconceptions as they are important in teaching learning process। हाँ ठीक है, टीचर को देखना चाहिए कि बच्चा कैसे सोचता है, अगली बार ऐसे पढ़ाओ उसको कि कम से कम ये चीज फॉर्म हो, किसी टॉपिक को लेके क्लियर कराओ, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, बल्कि जो गलत अवधारणाएं वो क्लियर हो जाएं, इस तरह से पढ़ाओ। A teacher should strongly discourage, ये कहना गलत होगा कि हतोत्साहित बच्चों को फटकार लगाओ, उनको रेप्रीमेंड करो। ये रेप्रीमेंड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी बस मैं आपको ऐसा शब्द बोल दूं कोई जो पेपर में देखिए तो आप घबरा जाएं, तो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज भी आपको पेडागोजी में पता होनी चाहिए, और ये सही टीचर का काम है। अ टीचर शुड स्ट्रांगली डिस्करेज ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप डिस्करेज ही कर रहे हैं कि उनका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बनने ही नहीं देंगे हम। ऐसा थोड़ी हो सकता है लाठी लेके बैठ जाओ, बनेगा वो तो एक्सपीरियंस के आधार, उसको ठीक कराना है आपको, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। The use of multi-sensory approach should be encouraged at the primary level of education because प्राइमरी लेवल कितने साल का बच्चा होगा, 6 से 11 वर्ष का, कक्षा 1 से 5 में, और एलिमेंट्री लेवल 11 से 15 वर्ष का बच्चा होगा, 6th to 8th क्लास में। ठीक है जी। अब यहां पे प्राइमरी की जगह एलिमेंट्री लिखा होता, आंसर तब भी वही होता। मल्टी सेंसरी का मतलब क्या है, यानी मल्टीपल सेंसेस। मैं बहुत बार कहती हूं कि जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के पढ़ने में या सीखने में इन्वॉल्व है उतना बेहतर है। कि आपने बच्चे को कोई पिक्चर भी दिखाई हुई है, कुछ सुना भी रहे हैं, आप उसको कोई एक्टिविटी भी करा रहे हैं, जितने ज्यादा मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होंगे जिस आंसर में, उतना अच्छा है। ठीक, तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम कैसा है, अब भाई अच्छा ही है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टीचर्स इंस्ट्रक्शनल टाइम। देखो टाइम बचाना पर्पस नहीं है यहाँ पे, बच्चा अच्छे से सीखे ये पर्पस है। तो ये तो हो गया गलत। हमें बच्चे के पक्ष में चाहिए उत्तर, जो टीचर के पक्ष में वो नहीं, बच्चे के पक्ष में चाहिए सब कुछ, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है सारी दुनिया बच्चे के अराउंड घूम रही है। वहां पे जो भी एक्टिविटी प्लानिंग है, जो भी मेथड है टीचर के, सब कुछ वो बच्चे के हिसाब से होगा। इट क्रिएट्स ओबीडियंस इन चिल्ड्रन। बच्चों में इसमें आज्ञा परायणता आती है, ये भी बेकार की बात है, आज्ञा मनवाना थोड़ी मुद्दा है। इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव। ये कहना सही हुआ कि जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व होंगे एक्टिविटी में, उतना बेहतरी से वो सीखेगा, पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फिर कि उसने पिक्चर भी देखी हुई है, जब हार्ट के बारे में पढ़ रहा है तो हार्ट की पिक्चर भी देखी है, आर्टरीज दिखाई है, या जो भी चीजें वीडियो में भी देखी है मान लीजिए, या सुना है, तो
वो जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं उतना बेहतर है, हालांकि इतने छोटे लेवल पे आप हार्ट नहीं पढ़ाने लग जाएंगे। इट प्रोवाइड्स बॉडी पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सम चिल्ड्रन टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन से एक्सक्लूडेड नहीं, इंक्लूसिव फील कराना है, ये सबके लिए है शिक्षा। ये नहीं है कि अलग थलग कर दो आप, कुछ बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 18 देखना एक बार, बताइएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक क्वेश्चन है, हालांकि पिछले 2-3 बार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, बट क्या पता इस बार आ जाए एक आध क्वेश्चन, बट मुझे लगता नहीं। देखिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेंगे, इन केस क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी समझ से सॉल्व कर पाए। एक सेशन है बट आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी इसमें सॉल्व हो ही जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ऐसा नहीं अगर किसी को क्वेश्चन ऐसे लग रहे हो हाँ ठीक मतलब हो पा रहे हैं मेरे से, तो पेपर में ये नहीं आएगा भाई, पेपर इसी के अराउंड आएगा, क्योंकि सिलेबस यही है, बार बार चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा थोड़ी कहीं तीसरी जगह से आपको फेल करने के लिए पेपर नहीं बनाया जाता है ना। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो भी सीटेड तो एटलीस्ट उसको ऐसे सोचो भी मत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सिलेबस से भटकता नहीं है पेपर। एनईपी 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है बीइंग मल्टीलिंगुअल हैज हाई कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर चाइल्ड स्टूडेंट्स, हैं फॉर स्टूडेंट्स, ठीक। बाल विद्यार्थियों के लिए, लर्नर्स भी लिख सकते थे ये लोग, बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। यानी अगर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है जहां पे कई तरह की भाषाएं, एक बच्चा है जो पंजाबी बोलता है, दूसरा बच्चा है जो गुजराती बोलता है, तीसरा बच्चा है हिंदी बोलता है, चौथा बच्चा है उर्दू बोलता है, कोई फारसी, कोई संस्कृत, व्हाटएवर, यानी अलग अलग भाषाएं एक क्लास में बोली जाती हैं, तो ये बच्चे के दिमाग के विकास के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है, रिसर्च कहती है या दो से अधिक भाषाएं जानने वाले बच्चे, या 2 भाषाएं अगर आप जानते हैं एक से, तो आपका संज्ञानात्मक स्तर बेहतर होता है। यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस आपके दिमाग के स्तर को भी बेहतर करती है, क्योंकि अब आप 2 भाषाओं में पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, 2 भाषा के लोगों को देख पाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे हिंदी इंग्लिश आती है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी ने अगर कुछ भी लिटरेचर लिखा है वो पढ़ पाऊंगी, इंटरव्यूज देख पाऊंगी उन लोगों के, किताबें पढ़ पाऊंगी, 70 चीजें, क्योंकि मेरे पास जितनी भाषाएं मुझे आती हैं उतना बेनिफिट है। तो ये संज्ञान में हमारे दिमाग के विकास में हेल्प करती है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, इसको बढ़ावा देती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज अ हिंड्रेंस इन एजुकेशन, इन एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मातृभाषा में मत पढ़ाओ, मदर टंग में ही पढ़ाओ, प्राइमरी लेवल पे तो स्पेशली। जो भी बच्चे की खुद की भाषा है जो वो घर से लेके आया है वो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, व्हाटएवर। बाइलिंगुअल अप्रोच क्रिएट्स, इसमें बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बच्चा। बाइलिंगुअल अप्रोच क्रिएट्स कंफ्यूजन, नहीं ऐसा नहीं है, हेल्पफुल होनी चाहिए। स्कूल्स के 2 भाषाओं में पढ़ाओगे तो गड़बड़ होगी, नहीं। स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में पढ़ाया हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो वो प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल्स शुड, या 2 भाषाओं का प्रयोग क्लासरूम में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हेल्पफुल है। जितनी भाषाएं उतना अच्छा है। स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। क्यों भाई, इंग्लिश को जबरदस्ती क्यों थोपे हम? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिसको प्रमोट करने की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करिए आप, जो बहुत 1964-66 में लाया गया था। तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को थोपा जाएगा। देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र जो है, साउथ में थोड़ी दिक्कत होती रहती है इसको लेके। त्रिभाषा सूत्र की अगर मैं बात करूं तो सिंपल 3 लैंग्वेजेस की बात है। ये पहली आपकी मदर टंग, एमटी मदर टंग, जो भी बच्चे की मातृभाषा है तो आप उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए जब वो स्कूल में आ रहा है, ठीक। दूसरी भाषा इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी हो सकती है। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी हो जाएगी पहली, फिर दूसरी इंग्लिश हो गई, तीसरी जो है कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं और भी भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी हो सकती है। अब संस्कृत या कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस कहा जाता है, उनको भी प्रमोट करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। जैसे संस्कृत हो गई और इस तरह की भाषाएं हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा रखती हैं, तो उनको भी प्रमोट करने की बात की गई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ साथ, ठीक है ओम श्री। चलिए खैर, ये एक बात हो गई। मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे इससे पहले का एनसीएफ हो, कोई भी पॉलिसी हो। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता, यानी जितनी भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की भाषा के बच्चे हैं तो आप साथ में सिखाइए।
बायलिंगुअल सिखाना है, 2 भाषाओं में सिखाना है, सिखाइए। मल्टीपल लैंग्वेज के बच्चे सिखाइए, वो हेल्प ही करेगी बच्चे को सीखने में। तो बहुभाषी शिक्षा एसेट है, हेल्पफुल होगी। ये एक संपत्ति की तरह है, ना कि रुकावट, हिंड्रेंस नहीं हो सकता कभी भी ये बहुभाषिता। तो ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये क्लासिकल लैंग्वेज वाला मैंने बता दिया। अब इनको प्रमोट करने की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर था 10+2+3 का, स्कूल लेवल पे तो 10+2 ही था, 10वीं 10 साल की और ये 2 साल का आपका 11th-12th। अभी क्या है ये 5+3+3+4। ये मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई हुई है। 534 में 3 का स्क्वायर कर लेना, है ना। 534 और 3 जो है 2 बार आता है, तो इसलिए इस पे स्क्वायर लगा लेना, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं इसमें भी। 534 से याद रखोगे, 2 बार 3 का स्क्वायर है बेसिकली। तो 5 साल की तो है। FPMS से याद रखना है, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आंगनवाड़ी है 2 साल की, और फिर 3 साल की बेसिकली, फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास है, तो 5 साल ऐसे हो गए। फिर प्रेपरेटरी स्टेज है 3rd to 5th वाली, 3rd 4th 5th, 3 साल हो गए। फिर मिडिल स्टेज है 6th 7th 8th। फिर 4 साल का आपका सेकेंडरी स्टेज है 9th to 12th। आपके पेपर में काम का यहीं तक आएगा, क्योंकि 9th to 12th के लिए आपका सीटेट अभी है नहीं, इस साल आ जाए तो बात अलग है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, एटलीस्ट इतनी स्टेजेस। बाकी और क्या कह रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? स्टैंडर्डाइज टेस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाइए, मानकीकृत परीक्षण से लचीलेपन की तरफ जाइए, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। ये बातें हैं, बच्चे को सेंटर में रखना है, बेसिकली सिंपल बात। चलिए खैर, और एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, पेपर में पूछा भी जा चुका है पहले, 360 डिग्री असेसमेंट। होलिस्टिक होना चाहिए आकलन आपका। बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करे, खुद को भी आकलन करे, उसके दोस्त भी उसको आकलन करे, यानी पीयर असेसमेंट, और उसका जो टीचर है वो भी उसका आकलन करे। तो ये 360 डिग्री या होलिस्टिक असेसमेंट हो जाएगा, और जिसमें बच्चे का दिमाग, कॉग्निशन, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस, और उसका साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी, हर एक पक्ष में करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज सबको हम इंक्लूड कर पाए। तो ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा 360 डिग्री, जिसमें उसके सारे पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग शुड बी गिवन मैक्सिमम एम्फेसिस इन स्कूल्स। यानी स्कूल्स में कौन से स्ट्रेटजीज को पढ़ाने की या कंडीशंस को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो बच्चे के भले में हो। सिंपल। पैसिव इमिटेशन, जहां बच्चा निष्क्रिय सो रहा है बैठ के, उसको कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे, गलत है। बच्चे को एक्टिव रखना है हमें हर सिचुएशन में। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, हाँ बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो सही है। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, बच्चा सक्रिय रूप से कोई स्किल सीख रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर, क्लासरूम में एक्टिव है, डिस्कशन, डिबेट, ये सब अच्छी बातें हैं। फिर भी बाकी के ऑप्शन देखते हैं। मेमोराइज करना, रट्टा लगाना, यहाँ बच्चा पैसिव है, पैसिव नहीं रखना, बच्चे को एक्टिव रखना है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स, देखना, ध्यान रखना, ये कंडीशनिंग वर्ड एकदम नेगेटिव वर्ड है आपके पूरे पेपर के लिए। ये रिवॉर्ड वर्ड एकदम नेगेटिव है, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, इनसे आपको बच के रहना है। बच्चे को एंजॉयमेंट के लिए सीखे बच्चा, अपने लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इंटरनल मोटिवेशन, इन सब पे ध्यान देना है। तो सेकेंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा कि वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 नंबर का टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, फटाफट से देख लेना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में वही आ जाता है, डिसलेक्सिया वगैरह, वो सब इसी में आ जाएगा। और भी क्वेश्चन हैं जो मैंने शामिल किए हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशंस क्वालिटी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन। यानी क्वालिफिकेशंस के परे जाकर के, कि भैया बच्चे ने 6th पास कर ली, 7th पास कर ली, व्हाटएवर, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है कि बच्चा जो है वो उसकी गुणवत्ता शिक्षा की अच्छी हो। पता चल रहा है बच्चा 8th क्लास में पहुंच गया और ठीक से पढ़ना नहीं आता उसको, बहुत स्थिति खराब है, आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो ये बात तो सही है। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए अभी बताया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई है, जबरदस्ती इंग्लिश या कोई भी भाषा थोपी नहीं जा रही है बच्चे पे, मदर टंग में पढ़ाइए आप, बल्कि वो ऑप्शन है। रिजर्वेशन फॉर
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस सेक्शन शुड बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। नहीं भाई, ईडब्ल्यूएस की जरूरत पड़ती है प्राइवेट स्कूल्स में, 25% रिजर्वेशन होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है जो महंगे स्कूल्स हैं वहां पे भी कोटा होना चाहिए, जो गरीब बच्चा है वो भी वहां पढ़ पाए, 25% सीट्स होनी चाहिए उनके लिए भी। तो ये भी गड़बड़ हो गई। ये ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी, गवर्नमेंट में तो वैसे ही फीस इतनी कम है, प्राइवेट की बात हो रही है। PYQ में तो अच्छा स्कोर हो रहा है, लेकिन आज के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ओम श्री कोई बात नहीं, थोड़ा सा जब आपके पास समय कम होता है ना और आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है तो लगता है ऐसा, कोई बात नहीं, दोबारा करना है ये सारे क्वेश्चंस, मैं PDF शेयर करूंगी आंसर्स के साथ, ठीक। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, और मैं इस बार आंसर पीछे लगवा दूंगी आपके बजाय कि यहां लिखने के, है ना, देखना एक बार। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स शुड बी, या लिखवा दूंगी नीचे, आप हाथ ऐसे रख के पढ़ लेना। डिसेबल्ड स्टूडेंट शुड बी गिवन एजुकेशन ओनली इन स्पेशल स्कूल। भाई हर एक बच्चा सेम क्लासरूम में पढ़ेगा, सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे को अलग पढ़ा दो, स्पेशल स्कूल खुलवा दो, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो ब्लाइंड स्कूल भेज दो, नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल, यही है समावेशी शिक्षा, सबका समावेशन, हर एक तरह का बच्चा, और सिर्फ स्पेशल बच्चा नहीं, कोई गिफ्टेड बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में सीख सके। कोई बहुत जल्दी सीखता है वो भी, और जो धीमे सीखता है वो भी, तो स्लो लर्नर भी, हर तरह का बच्चा। तो क्वालिफिकेशन से ज्यादा हमें क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है एजुकेशन फॉर ऑल। और एक और बात इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सिस्टम में चेंज करिए, बच्चे के लिए, बच्चे में चेंज मत करिए, सिस्टम के लिए, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, बच्चे के लिए सिस्टम है। अगेन मैं वो बात कहती हूँ, थोड़ा फनी भी लगता है भाई, इसलिए थोड़ी माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं कि भाई साहब सिस्टम में भेजेंगे, वो एक विडंबना है या वैसी चीजें हैं, बट बच्चा दुनिया में आया उसके लिए तो सिस्टम बना है ना, इंसानों के लिए चीजें बनी ऐसा थोड़ी है, चीजों के लिए इंसान बना है, वो वैसे वाली बात है। तो आप सिस्टम में चेंज लाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, या अपने मेथड्स में, ना कि बच्चे में चेंज करेंगे। बच्चा देख नहीं सकता तो ऐसा थोड़ी आंखें लगवा दोगे कहीं से, मतलब अगर वो पॉसिबल है, मेडिकली पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। ऐसा नहीं आप जबरदस्ती उसको कहोगे नहीं नहीं तुम तो ऐसे नहीं रह सकते हैं, हर तरह का बच्चा है क्लासरूम में। तो सिस्टम में चेंज होगा, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। बच्चे को मत चेंज करिए, बच्चे के हिसाब से आप अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपने मेथड्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी बिल्डिंग को, कहीं जरूरत है अगर लिफ्ट की, या फिर अगर लिफ्ट तो खैर में बहुत आगे चली गई, अभी जैसी स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल्स में या नॉर्मल स्कूल्स में भी, रैंप की, तो वो आप लेकर के आइए। कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता, उसको ग्राउंड फ्लोर पे आप क्लासरूम दीजिए, अगर सीढ़ियां हैं स्कूल में तो, या फिर और इस तरह की कोई समस्या चलने फिरने में अगर बच्चों को दिक्कत है, कोई बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है, उसको आगे बिठाइए, अगर जरूरत हो तो कुछ मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप बच्चे में नहीं चेंज कर सकते, सिस्टम में चेंज करिए। चलिए खैर, तो ये एक बात हुई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। जल्दी से जवाब दो, बहुत भूख लगी है। आपका बॉयफ्रेंड है क्या? बस यही कर लो, पढ़ मत लेना, अभी भी पेपर की चिंता नहीं है इनको, 2 दिन बाद 4 दिन बाद पेपर है ना, इनको मेरे बॉयफ्रेंड की चिंता है, जीवन चल नहीं पा रहा है, इनको बॉयफ्रेंड बताने। देखो एक बार, है यहाँ खून बढ़ रहा है जैसे तैसे, देखो एक बार, फटाफट से बताओ। लेट्स लर्न गेट छट देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे कुछ प्रावधान। सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्धता का क्या तात्पर्य है? अभी बताया था ना, सीरिएशन कहाँ आता है? 7 से 11 वर्ष में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। दी एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, ये सीरिएशन नहीं है, दिस इज माइंड मैपिंग एक तरह से, ठीक। आते हैं द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ। हाँ, लेंथ के बेसिस पे, एक डायमेंशन के बेसिस पे आप चीजों को ऑर्डर में लगा पा रहे हैं कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये इससे बड़ा, फिर ये पेन इससे बड़ा, इसकी हाइट मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो सबसे जो लाइन लगवाते हैं मान लीजिए, वो भी सीरिएशन का ही उदाहरण है कि जो जिनकी हाइट ज्यादा है वो बच्चे पीछे खड़े होते हैं, है ना। या उल्टी लगवाओगे अगर तो सबसे, फिर उस तरह से कि सबसे लंबे बच्चों को आगे खड़ा कर रहे हो, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग का उदाहरण है कि 1 से 100 तक गिनती है, 100 से 1 तक। फिर द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, इसको ये ईगो सेंट्रिज्म का ऑपोजिट हो गया। ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रित कहाँ होता है बच्चा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 से 7 वर्ष में, उसके एंड तक जाते जाते ये जाने लगता है। या सेंट्रेशन का गुण डिसेंटर होने लगता है कि वो दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पाए। अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग
यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग। नहीं, उसको नहीं कहते हैं कि एक नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग की बात हो रही है। तो सिंपल है कि आप लेंथ के आधार पे मान लीजिए या कोई भी एक क्वालिटी के आधार पे आप क्रम में लगा रहे हैं। फटाफट से बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नींद आ रही है? हाँ, पेपर में नींद तो आएगी। अब पढ़ लो यार, इतनी मुश्किल से पढ़ाने का मौका मिला मुझे, कितनी क्लासेस लेनी थी, ले नहीं पाई हूँ। तो पढ़ लो यार। देखो, डिक्लेरेटिव नॉलेज जो टीना चौधरी आप पूछ रहे हो, घोषणात्मक ज्ञान और दूसरा होता है कुछ तो प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसमें बेटर है प्रोसीजरल नॉलेज। डिक्लेरेटिव या घोषणात्मक ज्ञान वो होता है जिसमें आपने डेफिनेशंस याद की हुई हैं या फिर आपने जो भी थियोरेटिकल है एक तरह से। प्रोसीजरल है आपको हाउ पता है इस चीज का, साइकिल कैसे चलाते हैं, प्रोसीजर है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो प्रोसीजरल थोड़ा बेटर है कि बच्चों को पता हो कि चीजें कैसे हो रही हैं। डिक्लेरेटिव में थोड़ा वो थियोरेटिकल हो जाता है। तो बेटर इज, घोषणात्मक से बेहतर है ये प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, मैराथन देख लोगे तो ये सब चीजें हो जाएंगी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। एक क्वेश्चन आता है, रचनात्मकता मतलब कुछ नया क्रिएट करना, कुछ डिफरेंट लाना। अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है क्रिएटिविटी की? सेंट्रेशन इन थॉट। अगर थॉट सेंटर्ड है आपका, यानी एक ही चीज पे फिक्स्ड हो गए, बाकी पहलू देख ही नहीं पा रहे, तो क्रिएटिविटी कुछ नया कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग दिशाओं में सोच ही नहीं पाता। तो सेंट्रेशन तो दुश्मन है। ये जो दिखने में विचार में एकाग्रता लग रही है, ये नेगेटिव है, क्योंकि सारा ध्यान अगर आपका एक ही चीज पे फोकस्ड है, कुछ नया सोच ही नहीं पाओगे। तो ये वो वाली बात हो गई। अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी दुश्मन है क्रिएटिविटी की। कुछ नया नहीं आएगा अगर आप दिशाओं से एक ही पॉइंट पे सोचते रहेंगे। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करते रहेंगे, कहां से एक नया एस्से राइटिंग कर पाएंगे आप? डाइवर्जेंट थिंकिंग तो लगी नहीं रही। इंपल्सिवनेस, कि बस इंपल्सिवली आपका इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं है, अपने इंपल्स पे कंट्रोल नहीं है, थोड़ा पेशेंस के साथ नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं है क्रिएटिविटी के लिए। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार आप पूरा पूरा दिन लगाते हैं तब भी सॉल्यूशन नहीं निकलता किसी चीज का, कुछ नया नहीं हाथ में आता। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच, या भिन्न लिखा हुआ है यहां पे, अपसारी, दिशाओं में फैली हुई, अलग अलग दिशाओं में, आउट ऑफ द बॉक्स एक तरह से, यानी बॉक्स के बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स, दिशाओं में। एक चीज पे 5 विचार हैं आपके पास, अपने विचार, ओपन एंडेड है ये, तो इसमें आप थोड़ा नया सोच पाएंगे। डाइवर्जेंट, डीसी साथ चलता है, सीसी नहीं, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग साथ नहीं जाती, क्रिएटिविटी के साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग जाती है। ऐसा जॉय पॉल गिलफर्ड कहते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? क्रिएटिविटी के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि हर डाइवर्जेंट थिंकर जो है क्रिएटिव ही होगा, जो दिशाओं में सोचता है कुछ नया ही सोचेगा हर बार, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो क्रिएटिव है वो डाइवर्जेंट थिंकर ही होगा, क्योंकि रचनात्मक नहीं हो सकते आप बिना दिशाओं में सोचे। ठीक, चलिए खैर, जैसे रचनात्मकता का एक सिंपल उदाहरण आपका ये लेट्स लर्न चैनल ही है ना। और चलिए, मतलब एक ये सिंपल उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए खैर, कभी आएंगे इस पर चर्चा करेंगे, अभी समय की कमी है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन इज, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी लगातार हो इवैल्यूएशन और संपूर्ण पक्षों में हो, हर एक पहलू को हम देख पाए। असेसिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग करिकुलम एंड पेडागोजी अकॉर्डिंगली, यानी बच्चे की समझ को समझ पा रहे हैं और उसको देख करके। डिक्लेयरिंग स्टूडेंट सक्सेसफुल या फेलियर, ये एकदम खराब है। कंपेयर करना एकदम नेगेटिव है। क्लासिफाई करना, बांट दिया आपने, ये टॉपर है, ये फलाना, नहीं। तो आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को और करिकुलम में उस हिसाब से चेंज ला पा रहे हैं, यानी करिकुलर और को करिकुलर, यानी पढ़ना लिखना और उसके अलावा स्पोर्ट्स में अच्छा है या किसी भी चीज में, उसके बाकी पहलुओं को भी, उसके दिमाग के अलावा बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं, इमोशंस हैं, साइकोमोटर एक्टिविटीज हैं, हर एक पक्ष को आप ला पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेव वाइगोस्की ऑफर्ड अ थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक सिद्धांत, देखिए वाइगोस्की की थियोरी के नाम में कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, जैसे पियाजे की थियोरी के नाम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें 4 स्टेजेस हैं। वाइगोस्की ने कोई स्टेज नहीं दिया अलग से, और यहां पे इनकी जो थियोरी है वो, उसका नाम है वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन से, अन्योन्य क्रिया से, मिलने जुलने से संज्ञान का विकास होता है। तो ये थियोरी के नाम में नहीं, कई बार नाम भी पूछ लेता है। साइको एनालिसिस नहीं, ये अलग ही संप्रदाय है। यूनिवर्सलिज्म नहीं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि इनकी थियोरी का आपको पता है ये 3 फंडे हैं, SCL
सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं किसके बारे में, वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में। तो ये सोशल रचनावादी है, समाज में बच्चा एक्टिविटी करके ग्रुप में सीखे, इन सब की बात करेंगे। व्यवहारवाद यहाँ कोई काम का नहीं है, चलिएगा। और इन पे मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यवहारवादी सोच है, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इनसे आपको दूर रखना है क्योंकि आपका पूरा पेपर ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है ना, इस पे नहीं, व्यवहारवाद पे नहीं या किसी और पे नहीं। बच्चे को एक्टिव रखना है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया दूसरे क्वेश्चन में। डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स, यानी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठोस प्रोत्साहन कह लीजिए आप इसको, या रिवॉर्ड पनिशमेंट के, आप फर्स्ट आओगे तो पापा साइकिल दिलाएंगे, फोन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, वॉट टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। कौन सा संप्रदाय है जो ये कहता है, और ऐसा होता भी है, बट ये अपने आप में अलग अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच, हम इसको एजुकेशन में आज के समय में नहीं मानते हैं। ये अप्रोच है बिहेवियरल अप्रोच। सोशियो कल्चरल लोग तो कहेंगे एक्टिविटी करके सीखने पे, बच्चे को जॉय ऑफ लर्निंग के लिए रखिए आप। संज्ञानात्मक लोग कहेंगे उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी, ये होगा। ह्यूमनिस्टिक लोग कहेंगे इंसान में कुछ अच्छा करने की अपने आप में क्षमता होती है, फ्री विल है, ये है, वो है। तो व्यावहारिक जो व्यवहारवादी लोग हैं, जो थॉर्नडाइक या रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, उस पर आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल हो जाओगे सुष्मिता, टेंशन ना लो यार, प्रीवियस से लगा रहे हो, उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। ठीक, बिहेवियरल यानी इसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात होती है, बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवादी उसमें। खैर ये बस आपको समझाने के लिए था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बचना है आपको पेपर में, ठीक है। A child has the ability to understand the intentions and desires of others. एक बच्ची है, एक बच्चा है जो दूसरों के इरादों को और दूसरों की इच्छाओं को, कि मान लीजिए मेरा भाई है या मेरी कोई फ्रेंड है, तो उसकी डिजायर्स या उसका इंटरेस्ट, हम कहते हैं ना, कोई आप एक शर्ट भी खरीद रहे हैं, मान लीजिए घूमने गए हैं, तो आपको पता है यार ये वाला कलर ना मेरे उस दोस्त को पसंद है, उसको पसंद आएगा, ये उसके लिए ले लेती हूं। कैसे? आपको पता है कि उसकी लाइकिंग क्या है या डिजायर्स क्या है। या फिर हम कहते हैं कोई मूवी हमने देखी कि यार तुम ये देखना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है या मेरी एक फ्रेंड है, या मैं किस तरह से सोचती हूं, तो उस तरह की मूवी मेरे को कोई रिकमेंड कर सकता है, या बुक उस तरह की रिकमेंड कर सकता है। इसका मतलब क्या हो, दूसरों की इंटेंशंस को या दूसरों की डिजायर्स को समझने की क्षमता सब में नहीं होती, इस बच्ची में है। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल है, क्योंकि अदर्स लिखा है। अगर खुद की डिजायर्स को समझने की बात होती, सेल्फ, तो ये इंट्रापर्सनल हो जाता है। ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर ही आता है। तो ये पारस्परिक बुद्धि है, दूसरों को समझने की क्षमता। यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आपके सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जैसे मदर टेरेसा, या फिर टीचर्स भी हैं फॉर दैट मैटर, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। ठीक, नेचुरलिस्टिक में आपका फ्लोरा एंड फौना की नॉलेज है, या गार्डनर्स हैं, आपके जो बर्ड वॉचर्स हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस में जो आपको वो गूगल मैप वाली दीदी स्पेशल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट हैं, हालांकि वो कोई इंसान तो है नहीं, कि कुछ लोग होते हैं ना एकदम क्लियर से बता देते हैं कि अच्छा वहां जाना है, कि यहाँ से लेफ्ट लेना फिर वहां से राइट हो जाना। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो इसी बात को इतना घुमा के कहेगा कि सर में दर्द हो जाए अगले के समझने में। तो स्पेशल इंटेलिजेंस जो आपको दिशाओं का ज्ञान बेहतर होता है, मैप बनाने वाले लोग, कार्टोग्राफर्स, जो मूर्तिकार हैं, है ना, वो लोग इसमें बेहतर होते हैं। इंट्रापर्सनल यानी खुद को जानने में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। एक बच्ची है जो स्वयं से बात करती है, इस कार्य को वाइगोस्की कैसे वर्णित करेंगे? वाइगोस्की की भाषा में खुद से बात करने को क्या कहेंगे? आप पेपर में गए हैं, आप कह रहे हैं अरे यार नहीं नहीं हिमांशु मैम ने ये बताया था, नहीं नहीं हिमांशु ने ये बताया था, कोई कह रहा है नहीं नहीं मैंने तो ये पढ़ा था, अच्छा ये वाला नहीं होगा ये वाला होगा। खुद से बात कर रहे हैं पेपर में आप। इतनी देर में एग्जामिनर आए और उन्होंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? ठीक है ना। डिक्लेरेटिव नॉलेज अभी बताया ना रिया, जैसे डेफिनेशंस आपको याद हैं किसी सब्जेक्ट का, आपको थ्योरी याद है, वो डिक्लेरेटिव है। प्रोसीजरल क्या है कि आपको प्रोसीजर पता है कि वो चीज कैसी होगी। ये देखो पता नहीं कौन से सर का नाम ले रहे हैं, बस यही करते रहो आप लोग, यहाँ अरेंज मैरिज करा दो मेरी, वो सर बेस्ट हैं आपके लिए, पढ़ लो यार। हैं अच्छा 100 के पास ही स्कोर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ यहाँ मेरी मैच मेकिंग कर लो, खुद तो पढ़ाने जा रहा है, पेपर है। देखो एक बार सीरियस मत ले लो ना, मैं मजाक कर रही हूँ, कुछ लोग नए हों कहें कि क्या यार,
वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। वाइगोस्की के द्वारा स्वयं से बात करना क्या कहलाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, इसको निजी भाषण या निज वाक कहते हैं, प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक भी कई लोग इसको कह सकते हैं। ठीक, बच्चा किसी और से नहीं बट खुद से जोर से बोल के बातें कर रहा है। टॉक लाउड नहीं है, ये जोर जोर से बोल के बातें करना, वो तो मैं अगर निशा से जोर जोर से बोल के बातें कर रही हूं तो वो टॉक लाउड है, लेकिन खुद से बात करना प्राइवेट स्पीच है। स्कैफोल्डिंग है प्रोसेस ऑफ हेल्प, टेम्परेरी हेल्प, टीचर ने कोई हिंट दे दिया, कोई एक स्टेप सॉल्व कर लिया, ये भी वाइगोस्की ही इसकी बात करते हैं, वो स्कैफोल्डिंग है। ईगो सेंट्रिज्म, पियाजे बात करते हैं कि बच्चा सेल्फ सेंट्रिक है, नहीं, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच बहुत हेल्पफुल है, सेल्फ डायरेक्शन में बच्चों को मदद करता है। बच्चा एक टी शर्ट की तय करते हुए खुद से बात कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं बुद्धू, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये बच्चे को डायरेक्शन में हेल्प करती है, उसके संज्ञान में हेल्पफुल होती है। और इसके अलावा दो और टाइप की स्पीच है, ये 3 से 6 वर्ष में होती है बच्चे के अंदर। दो और टाइप की स्पीच है, एक है सोशल स्पीच, जो 2 साल के अराउंड बच्चा बोलने लगता है, मम्मी खाना दे दो, ये वो 2+ ईयर्स। और दूसरी होती है साइलेंट इनर स्पीच, जो 6 साल के अराउंड आएगी, बच्चा मन मन में ही बातें करने लगता है, बाहर की जरूरत ही नहीं है। ये 3 प्रकार की स्पीच है जिसकी बात वाइगोस्की ने की है। ठीक है, ZPD वो डिफरेंस है जो आपको आता है और जो जहां तक आप सीख सकते हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जहां स्कैफोल्डिंग मिलेगी आपको, यानी मदद मिलेगी। देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर, आपका टीचर या कोई भी एक बुक जो आपसे ज्यादा जानता हो, एज मैटर नहीं करेगी। ग्रामर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर से बच के रहो, ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको 3 दिन पहले ग्रामर मत पढ़ना सीटेट के लिए। Which of the following pairs facilitates students reading according to the social cultural approach, socio-cultural approach? यानी वाइगोस्की के अनुसार अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन सा पेयर मैच होगा, यानी कौन सी 4 बातों में से कोई एक बात, 2 बात, 2 का ही ऑप्शन है, सही होगी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। सलमा uses फ्लैश कार्ड्स टू टीच स्टूडेंट्स न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देम विद कैंडीज फॉर देयर करेक्ट आंसर। एक फ्लैश कार्ड है, वो छोटे से कार्ड्स नहीं होते, उनको पहचानने को कहा गया। सलमा एक टीचर हैं और जो भी बच्चा सही जवाब दे रहा है उसको वो रिवॉर्ड देती है। और आपको पता है पूरे पेपर में आपको रिवॉर्ड से बचना है, क्योंकि रिवॉर्ड की बात कौन करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिहेवियरिस्ट लोग। और व्यवहारवाद पे आपका पेपर बेस्ड नहीं है, आपका पूरा सिलेबस रचनावाद पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, ना कि रिवॉर्ड पनिशमेंट पे। तो ये तो हो गई गड़बड़, ये अप्रोच सही नहीं है सोशियो कल्चरल अप्रोच के अनुसार। सोशियो कल्चरल कौन? वाइगोस्की के अनुसार। अगर बिहेवियरिज्म नहीं लिखा तो रिवॉर्ड पनिशमेंट से दूर रहना है आपको, व्यवहारवादियों के अनुसार सही है। मैम आज आप लाइव क्लास आए तो इंटरनल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, पिछले वीक में डेली लेट्स लर्न का नोटिफिकेशन चेक करता था, किया हूँ। अच्छा अनिल, थैंक यू यार, मैं तो खुद कब से हर दिन कोशिश कर रही थी कि अब क्लास ले पाऊंगी, अब ले पाऊंगी, और अब ठीक लग रहा है वैसे काफी। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड है पैरामती, क्या नाम है, परामती। Paramati gives various types of books to her students to read. Students who read a particular book are regularly asked to discuss the book. अब बच्चे एक्टिव हैं यहाँ, हाँ, तो ग्रुप में सीख रहे हैं। ये तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गए, सामाजिक रचनावादी थॉट हो गया, तो ये तो वाइगोस्की के अनुसार सही है। ठीक है, तो पॉजिटिव बात है। अरुंधति emphasizes the use of context clues to understand the meaning of new words. अरुंधति एक बच्ची है या टीचर है जो भी है, नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में सीखना, मीनिंग मेकिंग करना, अर्थ निर्माण करना, संदर्भ में सीखना, ये सब पॉजिटिव बातें हैं रचनावादियों के अनुसार कि आप संदर्भ में समझा रहे हैं कोई बात, ये भी पॉजिटिव है। रेखा गिव्स हर स्टूडेंट्स 5 टाइम्स राइट द वर्ड्स, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, एकदम रट्टाफिकेशन वाली चीज है। और रटन विद्या चलन नहीं, रोट मेमोराइजेशन नहीं, मीनिंग मेकिंग रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है। तो सेकेंड और थर्ड ही यहाँ पे सही लग रहे हैं, सेकंड थर्ड कहीं है ऑप्शन में, हाँ, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्या खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बस हम सेशन को के अंत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। 5 year old नसीमा, 5 साल की बच्ची है नसीमा, feels that if a ball of clay is pressed and transformed into a snake, the clay expands. ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 5 वर्ष की नसीमा को लगता है कि क्ले मिट्टी नहीं होती, तो मिट्टी का जो एक बॉल है, एक गोला है, उसको अगर दबा के प्रेस किया जाए और उसको लंबा कर दिया जाए तो वो एक स्नेक बन जाएगा। यानी ये एक बॉल ऑफ क्ले है, मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जो होती है एक तरह से, और आजकल तो मिलती है, वो दुकानों पे मिलती है, प्रॉपर शॉप्स पे। लोग बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने में बहुत हेल्पफुल होती है जो क्ले है, ठीक है ना। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर याद है ना, ग्रॉस मोटर बड़ी मांसपेशियां, आपकी बाहें यानी आर्म्स और लेग्स की मांसपेशियां, फाइन मोटर स्किल्स आपकी आंखें और आपके
हाथों का कोऑर्डिनेशन जैसे लिखने में, पेंटिंग में, ड्राइंग में फाइन मोटर स्किल्स यूज होती हैं। ग्रॉस मोटर दौड़ने में, भागने में, उछलने में, कूदने में। ठीक है, तो ये सब मैं रिवाइज करा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्नेक की फॉर्म में, इसको प्रेस किया नजमा ने, छोटी सी नजमा है, ठीक है, और नजमा ने इसको प्रेस किया हाथ से और ये एक सांप की फॉर्म में बन गया, जो क्ले मिट्टी थी फैल गई। ठीक, एक आटे के साथ भी, एक आटे की बॉल के साथ भी बच्चा ऐसा कर सकता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंकिंग? कि वो बच्ची जब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक बॉल को एक लंबी फॉर्मेट में, तो वो कह रही है स्नेक बन गया। यानी वो निर्जीव को सजीव समझ रही है या सेंटर्ड है, क्या है बताइएगा एक बार। 5 वर्षीय नजमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। यानी उसको लग रहा है ये जितना एक गोला था उससे लंबा बन गया, अब ये स्नेक जो है ज्यादा क्वांटिटी हो गई इसकी। ये वैसा ही है जैसे किसी को लगे कि 10 रुपए के नोट से ज्यादा 5 सिक्के 2-2 रुपए के ज्यादा होंगे क्योंकि वो 5 हैं। तो अगर मैं देखूं यहां पे, तो ये बच्चे की जो थिंकिंग है ये क्या दिखा रही है? कितने लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि बच्चा सेंटर्ड है, वो बाकी पक्ष नहीं देख पा रहा कि वो है तो मिट्टी उतनी, शेप और साइज के बदलने से कंजर्वेशन नहीं आया अभी इसके अंदर, वॉल्यूम चेंज थोड़ी हो जाएगा, जितनी मिट्टी है उतनी रहेगी। उसको लंबा खींच के कर देने से ऐसा थोड़ी बढ़ गई है मिट्टी अब कोई। कितने लोग दे रहे हैं सही जवाब? नहीं नहीं नहीं, 27, बस 27% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। देखो एक बार, मतलब इतना भी बेसिक नहीं है, इसमें गलतियां करते हैं लोग, लेकिन अगर आपने मैराथन देखी है मेरी तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो सांप बन गया, पहले मिट्टी थी उसमें जान आ गई, ये थोड़ी कहा है उसने। ये तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित कर दें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। उसने ये नहीं कहा कि सांप बन जाता है वो मिट्टी से, ये नहीं कहा कि मिट्टी में सांप था वो बन करके बाहर आ गया। जादूगर नहीं बनाया बच्चे ने, है ना। तो ये जीववाद नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मिट्टी से अब वो सांप बन गया तो उसमें जान आ गई है। वो कह रही है मिट्टी बढ़ जाती है, मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो उसका ध्यान सिर्फ वो जो मिट्टी है उसकी क्वांटिटी पे ना होगी, उसकी शेप पे ना होकर के उसका सारा ध्यान है कि शेप बड़ी हो गई तो मिट्टी बढ़ गई, जबकि क्वांटिटी तो सेम ही है। शेप चेंज हो गई, उसको लग रहा है शेप, मतलब उसका पूरा फोकस शेप पे है, ना कि उसकी क्वांटिटी पे या वेट पे या वॉल्यूम पे। तो ये केंद्रीकरण है, सेंट्रलिटी है। और ये तो आपको पता ही लग रहा है 5 वर्ष की बच्ची है तो वो सेंट्रेशन होगा उसके थॉट में, डिसेंट्रेशन बाद में आएगा 7 से 11 वर्ष में, जब रिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर आ जाएगी। अभी वो रिवर्स नहीं कर पाती थॉट को, अभी कंजर्वेशन नहीं आया उसके अंदर, तो इसलिए सेंट्रलिटी है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। अब इसके बाद 2 बोनस क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लेना। इफ स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट देयर वर्क सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स दे विल डेवलप अ फीलिंग ऑफ डैश। देखिए 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, सक्सेस और फेलियर दोनों को ही मानने के लिए। ये एक तो होते हैं इंटरनल फैक्टर कि मेरी वजह से चीजें हुई हैं, है ना, और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आप कहेंगे टीचर की गलती थी, इस बार एग्जाम ऐसा आ गया था, इस बार ये हुआ था, वो है एक्सटर्नल फैक्टर। बेटर क्या है इंटरनल फैक्टर्स पे डालना चीजें, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स हैं, आपकी मेहनत है, आपकी सही से प्लानिंग है ना, यही सब है। तो इंटरनल फैक्टर्स पे आरोपित अगर आप सक्सेस करेंगे या आप फेलियर करेंगे तो आप खुश रहेंगे, एक्सटर्नल पे आप हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक, तो हमें बच्चों को इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करना सिखाना है। तो अगर बच्चा जो है इंटरनल फैक्टर्स पे सक्सेस, उसने कहा यार मैंने बहुत मेहनत की इसलिए मैं पास हो गया, तो कैसी फीलिंग आएगी? प्राइड, गर्व महसूस होगा उसको। ठीक, यहां पे प्राइड नेगेटिव नहीं है कि वो दुनिया से सबसे ऊपर खुद को ही समझेगा, बाकी सब खराब हो गए, नहीं, खुद पे गर्व होना कौन सी बुरी बात है ना। ठीक भाई, टीचिंग में किसी ने 4.7 मिलियन नहीं देखे, इस बात को लेकर के हमें गर्व होना चाहिए कि लेट्स लर्न के द्वारा टीचिंग की एक इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट हुई ऑनलाइन। जो हमें पहले लगता था 2018 में लोग बोलते थे कि ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है कोई, तो ये अपने आप में गर्व की बात है कि हम सब मिलकर के ये कर पाए। तो ये अपने आप में गर्व की बात है, इसमें कोई खराब बात है नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स पे चलेगी सक्सेस यहाँ पे, और इसमें आपको भी श्रेय मिल गया। मैंने बीएड प्रैक्टिकल लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स में दिया है बट अभी रिजल्ट नहीं आया। सीटेट दे, हाँ बिल्कुल दे सकते हो यार सीटेट। आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के पहले दिन में भी हो तो भी सीटेट दे सकते हो, उसकी टेंशन मतलब, वो सेकेंड ईयर वाला सिस्टम चेंज हो चुका बहुत पहले। एंगर थोड़ी आएगा, एंगर आएगा कि मैंने तो टीचर की वजह से फेल हो गई हूं, तो गुस्सा टीचर पे आता रहेगा।
शेम, ईगरनेस। देखो शेम यहां पे आ सकती थी यदि सक्सेस की जगह फेलियर लिखा होता। सक्सेस में शेम थोड़ी फील होगी आपको खुद पे, फेलियर में तो हो भी सकती है, प्राइड फील होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, गर्व महसूस होगा। अगर फेलियर होता तो शर्म महसूस हो सकती थी, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स पे आपने डाला है। क्वेश्चन नंबर 31 देखना, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, बच्चे को रोज लिखने में दिक्कत हो रही है। शी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, यानी उसको अल्फाबेट बनाने में, जैसे ए है तो कुछ टेढ़ा वेढ़ा बन जाता है, या स्पेस एक लेटर में छोड़ दिया कम, दूसरे में बहुत ज्यादा स्पेस दे दिया। These characteristics hints towards which of the following learning disabilities, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, कौन सी डिसेबिलिटी को दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा आपका, हाँ आउट ऑफ 30 कितने आए वो तो आप बता ही देना, बट ये 2 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, डायरेक्ट 32 में से भी बता सकते हो। तो ये डिस्ग्राफिया है, लिखने की समस्या है बच्चे को, स्पेस कितना देना है, फॉर्म करने में, लेटर बनाने में उसको दिक्कत हो रही है, डिस्ग्राफिया है, लेखन संबंधी विकार है। इसकी राइटिंग बच्चे की जनरली इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती, आप पढ़ नहीं पाएंगे, डॉक्टर्स वाली राइटिंग हो जाएगी एक तरह से। उदाहरण के लिए डिसकैलकुलिया है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में दिक्कत। डिसलेक्सिया है, रीडिंग में दिक्कत, और रीडिंग की वजह से लिखने में दिक्कत, तो इसी में आ जाएगा डिसलेक्सिया में। एडीएचडी में बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता ज्यादा देर, ठीक है जी। डिसप्रैक्सिया होता है, उसमें मोटर स्किल्स, बच्चे को टाई बांधने में, शर्ट के बटन लगाने में, शू लेसेस बांधने में, वो डिस्प्रेक्सिया है। मोटर स्किल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, पेन पकड़ने में दिक्कत होगी, डिस्प्रेक्सिया हो गया। डिस्फेजिया है, भाषा को समझने में, या फेजिया, वो भाषा को समझने में बच्चे को दिक्कत होगी, समझ सुन करके, जैसे मैं बात कर रही हूं तो जो बच्चा है जिसको डिस्फेजिया है वो समझ नहीं पाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूं, कॉम्प्रीहेंड करने में भाषा को दिक्कत होती है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये डिसलेक्सिया आपको बताइए, वो तारे जमीन पर वाला बहुत बार एग्जांपल में दे चुकी हूं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी मेरी जो आर्म्स हैं उनकी स्पीड या हाथों की स्पीड डेवलप होने की अलग होगी, मेरी लेग्स की स्पीड अलग होगी। आपको पता है कि भैया बच्चा जो है 9 महीने का हो गया है, उसके दांत निकल रहे होंगे, या ये हो रहा होगा, आपको पता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेट पे डेवलप होते हैं, ये बात आप लोग मानते हैं। लाइक शेयर मस्त तरीके से करते रहना, बहुत मजा आया, मतलब बहुत ही बेहतर तबीयत अभी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये सेशन में पूरा ले पाई, क्योंकि इससे पहले मैं पिछले 2 महीने से बहुत बार ट्राई किया है, 5 बार कम से कम, और बैंड बच जाती है क्लास पूरी करने में, अभी वैसा नहीं लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दर से विकसित होते हैं? कौन सा वो है? यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल तो सिंगल डायरेक्शन होती है विकास की, ये हो गई यहां तो बात, ये थोड़ी कह रहा है अलग अलग उसमें हो रहे हैं रेट पे। यूनि डायमेंशनल, एक ही आयामी होता है विकास, भैया विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल, हमें क्या पता, खुद सोचो। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, अब इसको भी मैं समझा देती हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई जगह पे डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, कई जगह पे कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। सुमन मिश्रा क्या कह रहे हो? सकल गुरुओं के बीच आप हिमांशु मैम हो, मिस हो महान, अच्छा धन्यवाद। सकल ज्योति के बीच चंद्रा, अच्छा मतलब अच्छी, एक अच्छे शब्द आपने लिखे हैं, संवेद हो महान, अच्छा आंसू आ जाएंगे मेरे सुमन, इतनी जो तारीफ आपने लिख दिया, धन्यवाद आपका। चलिए खैर आते हैं वापस से टॉपिक पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर बातें कर लेंगे थोड़ी सी, और टेंशन ना लो, जितना आपसे हो रहा है उतना आप करके आओ पेपर में, अभी आपके हाथ में सिर्फ आपका काम है। देखना एक बार, डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता कि अलग अलग पार्ट्स आपके अलग अलग रेट पे डेवलप हो। डिसकंटिन्यूअस होगा जब आपको स्टेज थियरिस्ट की बात हो, जैसे प्याजे के बारे में लिखा हो तो वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानेंगे कि स्टेजेस में ब्रेक हो के चलता है, वैसे जीवन पर्यंत चलेगा। कॉन्टिन्यूअस अगर वाइगोस्की लिखा है तो कॉन्टिन्यूअस, प्याजे लिखा है तो डिसकंटिन्यूअस। जो स्टेज थियरिस्ट हैं, जो स्टेज में विभाजित होकर डेवलपमेंट होता है, वो डिसकंटिन्यूअस मानते हैं विकास को। जो स्टेज की बात नहीं करते जैसे वाइगोस्की, वो कॉन्टिन्यूअस यानी सतत मानते हैं। सतत का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा और डिसकंटिन्यूअस का ऐसा बनेगा, कई बार पूछ भी सकता है इस चीज को, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल, यही ऑप्शन बचता है कि विकास की जो दिशा है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल है। ये यही दर्शाती है कि सर से पैर की ओर विकास जाता है सेफेलोकॉर्डल,
ठीक, पहले आपका गर्दन पे कंट्रोल आता है, फिर आपका बाकी जो पार्ट है बॉडी पार्ट्स वो आप बच्चा मतलब बेसिकली बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, तो सर से पैर की ओर जा रहा है, ये है सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है कि पहले आपके हार्ट के आसपास सेंटर ऑफ द बॉडी से बाहर की तरफ कंट्रोल आ रहा है, कि पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है, हार्ट है, ये सब डेवलप होगा विकास के समय, और फिर आपके इन कंधों पे कंट्रोल आएगा, फिर कंधों से आपकी भुजाओं पे कंट्रोल आएगा, आर्म्स पे आएगा, उसमें भी फिर एल्बोज पे आएगा, फिर एल्बो के बाद आगे जाएगा वो आपकी कलाई पे कंट्रोल आएगा, कलाई के बाद या रिस्ट के बाद अगर मैं देखूं तो आपकी फिंगर्स पे कंट्रोल आएगा। तो ये सेंटर से पेरिफेरी, सेंटर क्या है बॉडी का, ये सेंटर के पास है ना ये कंधे, फिर उसके बाद ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज की तरफ। तो ये कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेट पे डेवलप होंगे, कि पहले मान लीजिए सेंटर के पास वाली जगहें डेवलप होंगी, फिर बाद में ये तेजी से डेवलप होगा। तो वो रेट वाली बात यहां पे, ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। विकास के कई सारे सिद्धांत हैं, उसमें एक सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत, के विकास की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पे दिशा हमें पता होती है, दिशा पता नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, बहुत ही गंदा जोक था, पीछे था एकदम, बट आप मैनेज कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, ये लुक्स देने की जरूरत नहीं है निशा, सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब ये खोपड़ी, ब्रेन से हेड टू टो जाना विकास का, लॉन्गिट्यूडिनल भी कह देते हैं इसको, सिर से पैर, हेड टू टो, सिर से पैर की ओर, कि पहले बच्चा सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन में कंट्रोल, फिर ये वाला बॉडी पार्ट, फिर टांगों पे, फिर वो खड़े होना सीखेगा। ठीक, तो ये हुआ सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, ये नियर टू फार भी कहते हैं इसको, समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देते हैं। सेफेलोकॉर्डल को सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं, क्योंकि सर से पद की ओर, पैर की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल है सेंटर से पेरिफेरी, यानी आपका हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, कंधे, शोल्डर्स जिसको हम कह रहे हैं, फिर आपकी आर्म्स, फिर फिंगर्स पे कंट्रोल। तो नियर टू फार, सेंटर से फार की ओर। तो ये दोनों दिशाएं हैं विकास की, जिससे हमें पता चलता है कि विकास में, विकास की प्रक्रिया में अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग रेट पे डेवलप होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक किसी को हो तो बता दीजिए। 28 आया है, 31 में से 32 आया है, 27 आया है, किसी का बहुत ही दिल विल बना के भेजा है। थैंक यू सो मच। इस सेशन को समझने के लिए जरूर देखिएगा। अच्छा, इंग्लिश में डिस्कॉन्टिन्यूअस दिया है और हिंदी में सतत, मैं देख लेती हूँ। जियांकित टेक्निकल, भाई साहब नाम तो आपके खतरनाक खतरनाक है। देख लो यहाँ पे, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस। देखो कॉन्टिन्यूअस भी होता है ना, यहाँ पे सतत भी लिखा हो तब भी जो पूछा है उससे मैच नहीं होगा। ये असतत है, हो जाता है कई बार ट्रांसलेशन में ऐसा।